बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये वाली आज की रैली का यही सार है। डॉलर रुपी में अच्छी रिकवरी, ब्रेंट क्रूड में बड़ी गिरावट करीब 4.5% की। और अब लेकर आइए जो दूसरी प्लेट हम नॉर्मली जिसके साथ शो की शुरुआत करते हैं। और श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस प्लेट में एक चीज़ जो क्लियर है कि आज की मार्केट की रैली जो है वो है बैंक निफ्टी के बदौलत, जो आज हम बात भी कर रहे हैं, जो लॉजिकल भी था वैसे, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक ये चीज़ हर कोई समझता है कि ऐसी मार्केट रैली को बैंक निफ्टी ही लीड कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बैठे ब्रेंट क्रूड में, जिस तरीके के समीकरण बैठे डॉलर रुपये में, उसके बाद एक लॉजिकल था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, IT अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि स्मॉल कैप में भी आज ऑलमोस्ट उतना ही मूव है जो निफ्टी में है। हालांकि मिड कैप थोड़ा कम चला है और एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं बाजार के लिए। लेकिन देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होगी आज। शो की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद और क्रूड में गिरावट से सुबह का गैप अप टिके रहने में कामयाब निफ्टी। करीब 250 पॉइंट ऊपर उछलकर 24,000 के करीब। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। इंडिया विक्स 5% गिरकर 17 पर आया। आज भी रिकवरी, रुपये में रिकवरी जारी। डॉलर के मुकाबले 35 पैसे मजबूत। आज के बेक्स स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक अच्छे नतीजों से आयशर में रफ्तार कायम। शेयर करीब 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं कच्चे तेल में नरमी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से 3% ज़्यादा दौड़ा HPCL। उधर स्पॉटलाइट शेयर श्रीराम फाइनेंस में भी 2.5% की बढ़त, साथ ही एक्सिस बैंक भी मजबूत कायम। सरकारी बैंकों और कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी, 2% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। 3% चढ़े बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक। साथ ही डिफेंस, ऑटो और रियल्टी शेयरों में भी बहार। 4GPT सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स करीब 2% मजबूत। वहीं इंडेक्स में शामिल BSE, इंडियन बैंक और MFSL में 2% ज़्यादा की मजबूती। दूसरी तरफ 4GPT शेयरों में भी पॉलीकैब ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। साथ ही SL में भी खरीदारी कायम। और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैस शेयरों में जोरदार खरीदारी। करीब 4% उछले BPCL और IOC। वहीं गेल 5% उछलकर बना वायदा का टॉप गेनर। IGL और MGL भी 3% ऊपर। और CNBC आवाज की 13 फरवरी की खबर पर लगी मोहर। ब्लिस GVS फार्मा को खरीदेगा अनुपम रसायन। बोर्ड ने 74.2% तक हिस्सा खरीद को दी मंजूरी। खबर से ब्लिस GVS करीब 5% ऊपर। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, पिछले 5-7 साल में फार्मा पर फोकस रहा। पूरे साल के लिए करीब 25% EBITDA मार्जिन्स का दिया गाइडेंस। कल आएंगे निफ्टी कंपनी ONGC की चौथी तिमाही के नतीजे। 8% घट सकता है मुनाफा, हालांकि और मार्जिन्स पर भी दबाव संभव। साथ ही सीमेंस के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। चलिए अब शुरुआत करेंगे और आज के मार्केट की सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि की हाइलाइट्स क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाज़ार में तेज़ी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ऊपरी स्तरों पर टिके रहे। मेन चीज़ ये, हाँ आप ये कंप्लेन कर सकते हैं कि हुआ ही गैप अप बहुत बड़ा और गैप अप के बाद कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, मतलब अगर आपने लोएस्ट पॉइंट पे भी ले लिया लकी होकर भी, तो भी आपको वहाँ से 40 पॉइंट ही मिले हैं। ये बात तो खैर मैं मानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर गिरावट नहीं आई, कम से कम टिका रहा। अभी तक क्या हो रहा था, इतने बड़े गैप अप में नॉर्मली सेलिंग आ जाती थी और एक हमेशा रिस्क रहता था कि गैप के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड लेंगे तो उसमें पैसा बन रहा था। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि गैप के अगेंस्ट ट्रेड लेने में पैसा नहीं बना। हाँ ऑब्वियसली गैप के फेवर में भी लेने में पैसा अब तक नहीं बना होगा, क्योंकि हम वहीं हैं जहाँ हम खुले थे सुबह। मगर देखिए श्रेया वीरू, एक चीज़ ये है कि ये बाज़ार के लिए एक बहुत बड़ा मैक्रो पॉजिटिव है जो आज रैली आ रही है, और यही कारण है कि ये रैली, इस रैली में थोड़ा सा वेट है। ये रैली टिकने के साइन दिखा रही है और हो सकता है कि आज क्लोज भी स्ट्रांग हो, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल एक और गैप अप हो जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। कच्चा तेल 99 के नीचे है और टिका हुआ 99 के नीचे, हल्का सा भी ऊपर का मूव नहीं आया इसमें पूरे दिन में।
अब आ गया हल्का सा, लेकिन ठीक है फिर भी 99 ही है। और रुपए में भी रिकवरी है, रुपया भी अगर आप देखें आज पूरा दिन अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ 37 पैसे की रिकवरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि हम सुबह एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और जैसा लॉजिकल भी था, बैंक निफ्टी ने लीड किया इस रैली को। और सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, ऑटोज, NBFCs, बैंक्स, सब में बड़े मूव्स आए। हाँ, मेटल शेयरों में आज जरूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के लिहाज से। अच्छी चीज़ हुई कि मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी है। सिर्फ FMCG और थोड़े बहुत मेटल पैक में हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं, वरना सभी सेक्टर में शानदार रौनक यहाँ पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी डीज हाई के आसपास आपको काम काज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये सर कि आज की रिकवरी और आज की जो ये रैली है जो सस्टेन हुई है पूरे इंट्राडे में अभी तक, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऐसे मार्केट के बाद ऐसा रिएक्शन देना मार्केट को? और क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट होंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी पे किस लेवल की क्लोजिंग आप शानदार मानेंगे? और क्या आज की तेजी कुछ ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रही है सर? कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को आप? देखिए श्रेया, मेरा मानना ये है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब पता है क्या है, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना तो हमें ये टर्म सिखाया गया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, कि उसको बोलते थे शायद सिट्रस पारेबा बोलते थे शायद। तो वो बोलते थे कि इसका मतलब क्या है, बोले कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी चीज़ें कुछ ना बदले। तो मैंने प्रोफेसर से पूछा कि सर बट बाकी चीज़ें सेम रहती क्या? बोले नहीं, वो इसीलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज 50% कॉमन सेंस एंड 50% नॉनसेंस। मतलब अगर हम ये कहें कि ब्रेंट 85 या 90 पे आ जाएगा तो मार्केट चलेगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो अब वो ठीक है, वो बोले वो कॉमन, तो अब ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, अब अगर ये यहीं रहा तो विद दैट कैविएट आज बाजार में ना सिर्फ शायद एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ हो, एक नए ट्रेंड की भी शुरुआत हुई हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और अगर हम निफ्टी पर 24,050 के 50 डेमा के ऊपर एक क्लोज दे पाते हैं तो वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और बैंक निफ्टी पर करस्पॉन्डिंग लेवल आएगा करीब करीब 55,300 का। और ये ऐसा नहीं है कि ये लेवल हम अभी बोल रहे हैं, सुबह हमने ये एग्जैक्ट लेवल बोले थे, अगर आपको याद हो, कि निफ्टी पर 24,050 और बैंक निफ्टी पर 55,300, ये दो लेवल्स हैं जिनके ऊपर बड़ा पॉजिटिव है। अब वो फैक्टर क्या है इसमें, रिस्क का फैक्टर? डोनाल्ड ट्रंप या ईरान। बेसिकली ये कोई नया बखेड़ा ना खड़ा करे। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बखेड़ा लिटरली, बिकॉज थक गए हैं अब हम क्या, पूरी दुनिया थक गई है अब इस चीज़ से, और पूरी दुनिया चाहती है कि भी ख़त्म हो वन वे और द अदर। आज जो स्टेटमेंट्स आई हैं थोड़ी रिकॉन्सिलेटरी हैं, हॉर्मुज पर टोल नहीं लगेगा, हालांकि दूसरे तरीके का चार्ज लगे, जो भी है, लेकिन कम से कम रिकॉन्सिलेटरी तो हैं टर्म्स। और अगर कच्चा तेल 90 के नीचे आ जाए, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, अभी ये एक्सपेक्ट करना है कि 60-70 आ जाएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। कम से कम 90 के नीचे आ जाए तो फिर बात बन जाए। बाजार ने आज शायद एक और चीज़ की हो, वो है एक हायर बॉटम का कंफर्मेशन। मार्च का जो लो था, एक रिस्क बन रहा था कि क्या हम उसको तो टेस्ट नहीं करेंगे, जो आपका था करीब करीब 22,180 का, है ना। और उसके बाद निफ्टी में उसके मुकाबले अब शायद एक हायर बॉटम और बना हो, और 22,180 तो अब एक कंफर्मेशन सॉर्ट ऑफ मिल गई है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो इस स्विंग का लो था, जो करीब करीब 23,262 का था, है ना, वो मुझे लग रहा है कि अब मार्केट के लिए वो सैक्रोसैंक्ट होगा। 22,180 तो खैर बहुत पीछे छूट गया, लेकिन 23,262, मैं एक्चुअली 23,262 लिखना चाहता था, मैंने गलती से 22,180 लिख दिया। 23,262 निफ्टी के लिए और 52,800 बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर हमने सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम बनाया। मार्च का लो बैंक निफ्टी का था एग्जैक्ट 50,000, निफ्टी का था 22,180, उसके मुकाबले अब 23,260 और 52,800, स्लाइटली हायर आपके लिए एक मार्केट ने शायद बॉटम बनाया हो। और एक और चीज़, रेट सेंसिटिव शेयर सेक्टर्स जो हैं उनमें मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक बड़ी रैली पॉसिबल है। इस रैली के फेल होने का रिस्क रहेगा, लेकिन चाहे ऑटोज़ हों, चाहे बैंक्स हों, चाहे NBFCs हों, चाहे रियल एस्टेट हो, और ये सब सेक्टर से मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी रैली संभव है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है 24,000 24,050 ये एक क्लियरली आपका रुकावट का जोन है, और अगर ये क्रॉस हुआ 24,050 क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि 24,300 का भी रास्ता साफ होगा, और 23,850 अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 55,300 पर रेजिस्टेंस है, वो 50 डेमा की। एक बार अगर वो क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है 56,000 तक का रास्ता खुलेगा, इवन 57,000 भी पॉसिबल है, और बहुत जल्दी से आ जाए इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगर
कच्चा तेल नीचे रहा तो हाँ, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अब आपका सिस्टम में करीब 54,700 का। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा इससे पहले कि मैं वीडियो को टॉस करूँ। अमूमन आप एक क्लोजिंग के टाइम पे पोजीशन क्लोज करके जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे वो एक मामला होगा कि आप क्लोज करके जाना चाहते हैं पोजीशन या नहीं, क्योंकि कल अगर फिर गैप अप हो गया तो अब आप मुझसे कहेंगे लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट गैप हो गया तो ठीक है, तो उसके लिए चाहे थोड़ा सा आप अपने आप को हेज कर लें। लेकिन अनलेस अब एकदम 24 घंटे में हालत पूरी बदल जाए और दोनों ट्रंप और ईरान उठ के कह दें कि नहीं हमने तो सिर्फ ऐसी हंसी मजाक में कह दी थी वो बातें, हमारा कोई इरादा नहीं है डील करने का, वो तो नहीं होने वाला है ना। तो इसके लिए, और यूएस मार्केट भी बंद है आज, तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स सेशन वहाँ से भी ना मिले हमें, ये भी एक पॉजिटिव है। तो मैं थोड़ा सा आज एक व्यू रखूँगा कि थोड़ा सा आप कोशिश करें, भले ऑप्शंस के थ्रू कैरी करने की कोशिश करें लेकिन तेज़ी को कैरी करने की भी कोशिश करें। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कैसे मूव्स रहे? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। आपने जो बात कही ना अभी कुछ देर पहले एक सज्जन ने मुझे बिल्कुल वही ट्वीट किया था कि ये सोमवार की छुट्टी है ना यूएस मार्केट के लिए, इसीलिए अगर आप देखें जो स्वर हैं बदले बदले हैं, अन्यथा बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है उसकी। खैर मैं लौटता हूँ स्टॉक्स पे आता हूँ। 3 स्टॉक्स मैंने पैमाइश की जिनकी ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में। पहला है अशोक लेलैंड। रिवर्सल में ऑटो में हम सुबह से बात कर रहे हैं और अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये अभी भी 163 की ट्रैजेक्टरी में, यानी सबसे क्रिटिकल 20 डिमा के ऊपर ओपन दिया, 50 डिमा को क्रॉस किया, हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई, अभी भी दिन के हाईज पे। एंड लुक एट लोडिंग, जरा जून फ्यूचर्स देखिए, करीब 23% बिल्डअप। और इनफैक्ट आप जानकारी के लिए मे फ्यूचर्स भी रखिए, लोडिंग देखिए आप 2.66% ये करोड़ की, यानी जून में ऑलरेडी लोडिंग शुरू हो चुकी है। बट यही है बात, क्रूड अगर हमारे फेवर में रहा, 90 लाख शेयर यहाँ घटे और वहां पे कितने जुड़े, 2.25 करोड़, यानी फ्रेश एडिशन करीब 2.25 करोड़ का है। दैट्स ह्यूज, पहला। उसके बाद अगेन एक स्क्रिप्ट फ्रॉम ऑटो स्पेस, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल आपकी स्क्रीन पे आएगी। टाटा मोटर्स लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे आएगी 373। ये प्राइस क्या है? सुबह मानस के साथ चर्चा में मैंने ये इनफैक्ट बात कही भी थी। ओआई शेड हुआ मई में, उसके बाद अगर आप जून फ्यूचर्स को देखें तो यहां पर भी शेड हुआ है 4 करोड़ का। याद रखिएगा टाटा मोटर्स पीवी ने फर्स्ट टाइम सितंबर 24 के बाद ट्रेवल करना शुरू करा है एक बड़े एवरेज के ऊपर, दैट्स कॉल्ड 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। पुट राइटर्स के कन्विक्शन भी विजिबल है इस प्राइस टच में। तो दूसरा स्टॉक हो गया टाटा मोटर्स पीवी, और एक रखूंगा मैं एनबीएफसी में से बजाज फाइनेंस। जरा प्लीज एक बार बजाज फाइनेंस रखिएगा, 940 आज ये भी रिवर्सल ट्रेड्स की संज्ञा में आता है कहीं ना कहीं। अब इस प्राइस के साथ ये सारे एवरेजेस के ऊपर एट 940 और अच्छे शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में भी है। तो ये 3 काउंटर्स का नजर ख्याल में रखिएगा, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स पीवी और एक बजाज फाइनेंस। अच्छा अनुज, ये जो क्रूड अब 98 की ट्रैजेक्टरी में है और जो भी अगर आप देखें जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसके बाद जिस तीव्रता से पिछले 10 दिन में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस का हाइक लिया गया है, एक तो सोच हमने जिस पे बात की थी पहले ना, कुछ दिनों पहले, 10 दिन पहले, कि भाई रिवर्सल कभी ना कभी तो क्रूड में ऊपर से आएगा ही, ठंडा पड़ेगा ही। इन ओएमसीज पर ध्यान दें। अब क्या बन रहा है अनुज व्यू, जिस तीव्रता से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, इन दोनों ही तीनों स्टॉक्स पे क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल, देखिए वीरू, एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो एक हमने व्यू लिया था करीब 2 हफ्ते पहले, जैसा आपने सही बताया कि अब आप थोड़ा सा इन सेक्टर्स में एक एसआईपी स्टार्ट करिए। और हमने स्पेसिफिक जो नाम मेंशन किए थे उसमें इंटरग्लोब एविएशन था, उसमें एशियन पेंट्स था, उसमें पिडिलाइट था और उसमें आपका आई थिंक एचपीसीएल था, ठीक है ना। बात यही थी कि आप एग्जैक्ट तो कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे और इन स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया था इवन व्हेन क्रूड 110-115 के आसपास टिकी था। तो ये सेंस थी। अब देखिए इसमें तरीका क्या है, मेरा मानना यह है कि अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे डीजल पे अभी भी 35 रुपये का लॉस है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से 35 रुपये की प्राइस हाइक होगी। धीरे धीरे पीस मिल में और हो सकता है 10 से 12 रुपये की प्राइस हाइक हो जाए, उसके बाद मुझे लग रहा है एक स्टेज पर आकर नहीं हो पाएगी प्राइस हाइक। तो एक यहाँ पर एक ट्रेडिंग रैली हो रही है जो बनती भी है, डिजर्व करती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो बड़ा फेवर है ना वो रहेगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जैसे कि पिडिलाइट है या इंटरग्लोब एविएशन है, जो एशियन पेंट्स है, जिसमें ज़्यादातर स्टॉक्स की जो सेकंड राउंड ऑफ डिक्लाइन है वो सिर्फ इसलिए आई थी कि कच्चा तेल इस तरीके से ऊपर भागा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर।
और ओएमसी स्पेस पे लगातार चर्चा हुई सीएनबीसी आवाज पर। पिछले 2 वीक से आप पॉजिटिव थे, नजरिया रखा था आपने, लेकिन मेरा सवाल बैंक निफ्टी को लेकर है सर। बैंक निफ्टी में हमने भयंकर पेन देखा, क्रूड का बढ़ना, रुपए में कमजोरी, उसका एक बड़ा डेंट पड़ा था, मैक्रो स्थिति खराब नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस देख रही थी सर मैं, 2% ये इंडेक्स चढ़ गया है। तो क्या कहा जा सकता है अब कि पीएसयू बैंक, पूरा बैंकिंग स्पेस अब शायद यहाँ पर तेजी की संभावनाएं होंगी, फोकस में होगा जिस तरीके से क्रूड नीचे आया, या फिर ये जल्दबाजी होगी कहना? क्या व्यू सर अभी फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर? देखिए श्रेया, पता क्या होता है, पीएसयू बैंक बिफोर मार्केट करेक्शन मार्केट के लीडरशिप पॉकेट्स में से एक थे। पीएसयू बैंकों के साथ 2 तकलीफ हुई। पहली तकलीफ तो ये जो रेट सेंसिटिव वाली स्टोरी प्ले आउट हुई, और दूसरी स्टोरी थी जो सेकेंड राउंड ऑफ डिक्लाइन आई थी पीएसयू बैंकों में, वो एसबीआई के बहुत ही डिजास्टर्स नंबर्स की वजह से आई थी। अगर आप देखें तो एसबीआई पीएसयू बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और अगर आप नोटिस करें तो आज की रैली में भी एसबीआई ने उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उतना वेट नहीं डाला। आज का चार्ट रखिएगा प्लीज़। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अभी भी मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंकों में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आई थिंक जिनके नंबर्स अच्छे आए थे, जो सिर्फ इसलिए गिरे थे क्योंकि ये थोड़ा सा रेट सेंसिटिव का मामला आ रहा था, वो बेटर रहेंगे। मुझे लग रहा है कि एसबीआई की रैली में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और यहाँ पर मुझे लग रहा है हायर लेवल पर लोग अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक एसबीआई को लेकर शायद थोड़ा सा समंजस रहे। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में क्रम, और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स बता दीजिए। चलिए एक्चुअली उससे पहले वो रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स रह गए हैं। सॉरी, मैं उन पर आ जाता हूँ। सबसे पहले गेल अगर आप देखें तो आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, और वायदा का टॉप गेनर भी बना है। और पिछले हफ्ते जब गेल के नंबर्स आए थे, गेल ने रिएक्ट नहीं किया था नेगेटिवली, वही सबसे बड़ा प्रूफ था कि शायद यहाँ से ना गिरे स्टॉक। अदानी पावर, और इनफैक्ट पूरा अदानी ग्रुप, और जो चीज़ हम सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार डिस्कस करते आए हैं, इसमें आप टाइमिंग नहीं कर पाएंगे, और करिए भी मत। क्यूट बनने की कोशिश मत करिए कि मैं आज प्रॉफिट बुकिंग हो जाए उसके बाद। पॉजिटिव नज़रिया रखा गया, वो रहिए। 1 महीने का चार्ट देख लीजिए अदानी ग्रुप स्टॉक्स का, सब में ज़बरदस्त रैली हुई, और ये ऐसे ही होता है। इसमें ऐसे स्टॉक्स में आप टाइमिंग नहीं कर पाएंगे। आयशर मोटर्स, शानदार नतीजे, और शानदार नतीजों के बाद आज का क्लियर कट हीरो ऑफ द डे बना आयशर मोटर्स। सम्मान कैपिटल, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने इस पर एक पॉजिटिव लिया था, और सीएनबीसी आवाज़ पर मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद इसमें लगातार तेजी आई। उस दिन जब मैनेजमेंट ने आके एक्सप्लेन किया अपने नंबर्स को लेकर, उस दिन के बाद से 142 143 था तब। अब देखिए 4 सेशन में करीब 26% की रैली आई यहाँ पर। बाकी फिसड्डी स्टॉक्स में ज़्यादा नहीं है, 2 ही हैं। ऑयल इंडिया, कच्चे तेल के नीचे आने का एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला, और सेल और हिंडाल्को दोनों एक्चुअली आज थोड़ी सी मेटल शेयर में प्रॉफिट बुकिंग है इस वजह से। चलिए श्रेया, अब आगे बढ़ते हैं। और सर ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। मार्केट में अच्छी तेजी है, रौनक है, तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कौन कौन से काउंटर्स में आज सबसे ज्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई है? स्टॉक्स आपको नजर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। आयशर मोटर्स नतीजे अच्छे आए और शानदार रैली यहाँ पर, स्ट्रीट ने किया रिवॉर्ड, लगभग 6.25% अप है। अदानी ग्रुप का पूरा स्टॉक्स अगर आप देख लीजिए, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, सभी में तेजी है, 5% ये चढ़ गया। विप्रो, इनके बायबैक का डेट फिक्स हुआ है, अनाउंस हुआ है, उसके खबर के बाद यहाँ पर लगभग 3% की तेजी आई है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, वीरेंद्र जी चर्चा भी कर रहे थे, शानदार तेजी यहाँ पर लगभग 3% के करीब। वायदा में देखेंगे तो अडानी ग्रुप का स्टॉक्स नजर आएगा आपको, आयशर मोटर्स तो नजर आएगा ही जहां पर अच्छी खासी तेजी है। गेल का जिक्र किया, नतीजों के बाद लगातार भाग रहा है। अदानी पार, सम्मान कैपिटल, अदानी ग्रीन अगेन, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में शानदार रैली। लेकिन अच्छे मूड माहौल में भी कुछ काउंटर्स जो बैकफुट पर नजर आएंगे, जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। उसमें ओएनजीसी ऑयल मार्केटिंग, यहाँ पर क्रूड में नरमी आती है तो उसका थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता है ओएनजीसी पर, तो 2% नीचे ये। मैक्स हेल्थ केयर लगभग 2-2.5% नीचे आपको नजर आएगा। हिंडाल्को नतीजे के बाद ये टूट गया, हालांकि नंबर्स काफी अच्छे थे, इसके चला था पहले काफी स्टॉक, तो 2% का डेंट यहाँ पर। नेस्ले इंडिया, एफएमसीजी पैक पे थोड़ी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो 1% ये नीचे नजर आएगा। वायदा में अगर आप देखें तो नाइका यहाँ पर थोड़ी नरमी है आज सुबह से ही। सिमेंस में आज मुनाफा वसूली देख रही है हमने लगभग 4%। ऑयल इंडिया टूट गया अगेन, क्रूड का नीचे आना। और इन्फो एज यानी कि नौकरी 2.5% नीचे है। ये तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात हो गई। अब समझाती हूँ कि कार्यक्रम में होगा क्या, शो फ्लो समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम, हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल, राजेश पालविया, अमित सेठ, पंकज रानदड़, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी।
2:30 सुदर्शन कुमार बताएंगे आपको कि आयशर मोटर्स टॉप गियर में क्यों है। 2:35 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको कि ओएमसीज में तेजी क्यों है। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको कि रेलवे शोरों में रफ्तार क्यों आई। 2:45 पर ओएनजीसी के रिजल्ट का अनुमान लेकर आएंगे नुपुर, और साथ ही आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे सीमेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:10 पे डीलिंग रूम समझेंगे अरुण जी से स्ट्रैटेजी। 3:15 पे होगा डीलिंग रूम चेक, और साथ ही 3:20 पे लेंगे हम BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आप शुरुआत कर रहे हैं, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, अदानी ग्रुप काफी बढ़िया लग रहे हैं। जितने भी स्टॉक्स अदानी ग्रुप के हैं वो 4 से तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। अगर इनमें से एक पिक करना हो तो अदानी ग्रीन होगा, जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला था और ये कंसोलिडेशन ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन आज इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अदानी ग्रीन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1389 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 1465 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश टेबल्स है। चाहे तो जून मंथ का 1400 वाला 1400 का कॉल ऑप्शन ले लें। 100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 84.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 130 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, अदानी ग्रीन्स की 1400 की कॉल भी आपके पास विकल्प है, आप ले सकते हैं। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। एलएनटी का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 10-15 सेशन से ये काफी अच्छे से 3900-4000 की रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा था। 10, 20, 50 डेमा के ऊपर ये कंसोलिडेशन था, और आज के सत्र में अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिनों का यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 3975 का, और टारगेट्स रहेंगे 4125 के, 4125 पे। एलएनटी शुरुआत से मजबूत, आज 2.5% अप है। अमित जी की खरीदारी की राय इन स्तरों पर। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त की ट्रेड आपकी? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी फिनिक्स लिमिटेड। फिनिक्स में एक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा था मीडियम टर्म में इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एक छोटा सा करेक्शन आया है। ये करेक्शन 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है इन द लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस। आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर की तरफ टूटा है एंड 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छे मोमेंटम में भी है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1760 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1950। ओके, चलिए फिनिक्स मिल्स पे होगी बात। अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। अगेन एनबीएफसी स्पेस में ही अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो पीएनबी हाउसिंग को खरीदने की सलाह रहेगी। 1086 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल बेसिस के हिसाब से स्टॉक को खरीदे। 1072 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1121 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1072 का लगा के। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 1086 पे आपका बाय कॉल। आप चलते हैं पंकज के पास। पंकज, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, अनुज सर एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, जायडस लाइफ के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1040 रुपए का एक बेस बनाकर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस काउंटर ने दिखाया है। मुझे लगता है कि इनसाइड बार का एक बहुत शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला। 1066 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 1050 का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर 1085 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकता है। जायडस लाइफ, यहाँ पर पंकज जी की खरीदारी की राय 2.5% ऊपर है। अब एक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लेते हैं इस मार्केट में। शरद जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में अच्छी तेजी, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है डाबर एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कंपनी एफएमसीजी की देश की जानी मानी कंपनी है, कई बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास। एचपीसी में लगभग 18-19% जैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिसेंटली उन्होंने पिछले कुछ समय में डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जो रीच है उसको भी काफी हद तक एक्सपैंड किया है। एक्टिव जूसेस, स्किन केयर वगैरह में जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है उसका फायदा होना चाहिए। रूरल मार्केट में पेनिट्रेशन स्ट्रॉन्ग है इनकी,
तो हमें लगता है लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी स्ट्रांग है, 10-12% टॉप लाइन ग्रोथ आसानी से कंपनी कर लेगी और आयुर्वेद वाला जो एक मोट है वो काफी स्ट्रांग है इनके लिए। तो जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन और आयुर्वेद वाला ग्रोथ प्लस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन इनने किया है उसका फायदा नंबर्स में दिखने लगता है। प्लस मार्जिन सब मोर और लेस स्टेबलाइज होनी चाहिए और यहाँ से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। रूरल अर्बन इंडिया दोनों जगह ग्रोथ आने की वजह से इनको पुल अच्छा मिलना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी 10-12% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ और 12-13% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आसानी से लॉग इन कर लेगी। तो 12, 12 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। 40-45 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 550-575 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से डाबर इंडिया। डाबर आज ऊपरी स्तरों से फिसला है, मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से शरद जी को भारा ये स्टॉक, तो खरीदारी कर सकते हैं इन स्तरों पर। टेक्निकल कॉल, साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया। एक बार रिविजिट करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। मैनेजर ने अदानी ग्रुप का स्टॉक चुना है, अदानी ग्रीन, जहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है आज के सेशन में। और टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे। 1465 का टारगेट है, 1389 का स्टॉप लॉस। अमित जी एलएनटी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर भी मजबूती आज के सेशन में और युद्ध विराम की खबरों के बीच यहाँ पर इस स्टॉक में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। एलएनटी का टारगेट प्राइस है 4125 का, 3975 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी ने रियल्टी पैक से फिनिक्स चुना है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है पूरे पैक में, तो फिनिक्स के टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे, जहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है उसको भी नोट कर लीजिए। 1950 का टारगेट है, 1760 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी ने पीएनबी हाउसिंग चुना है, यहाँ पे भी खरीदारी कराए। जो भी टेक्निकल कॉल्स आए हैं वो सभी बाई साइड है, ध्यान रखिएगा। 1950 का टारगेट है, 1760 का स्टॉप लॉस। पंकज जी ने जाइडस लाइफ चुना है, जाहिर तौर पर ये भी बाई कॉल है, और 1121 का टारगेट, माफ कीजिएगा, पीएनबी हाउसिंग के आपकी स्क्रीन पर। और अब 1080 का टारगेट है जाइडस लाइफ पर, 1050 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिर में शरद जी ने डाबर चुना इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर, जहां पर लंबी अवधि की नजरिए से आपको खरीदारी करके चलना है। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। निफ्टी में हम 245 अंक ऊपर हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में है। इंट्राडे में तो 1000 अंकों से ऊपर की बढ़ोतरी हमने देखी थी बैंक निफ्टी में, लेकिन नजरें फाइनेंशियल सर्विसेज पर जारी है। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट में हमने डिस्कस किया था फ्रंट की ये स्पेस आज रहेगा फोकस में। सर बीएससी देख लीजिए, श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए, इनफैक्ट पूरा मैक्स फाइनेंशियल, पूरा स्पेस ही रौनक में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज अनुसार क्या लग रहा है आपको, आज की तेजी आगे चलकर कंटिन्यू करेगी? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज यहाँ पर और तलाशने चाहिए? बिल्कुल श्रेया, ये स्पेस आई थिंक वैसे भी फिनेंशियल्स में भी दो तरीके के फिनेंशियल्स हैं, एक लेंडिंग, एक नॉन लेंडिंग। आई थिंक नॉन लेंडिंग में कैपिटल मार्केट थीम पूरी की पूरी सबसे हॉट रही है वैसे भी, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो तो पहले भी हॉट चल रही थी। अगर आप देखें बीएससी, एमसीएक्स, ये जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए, ये नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स थी, ये तो वैसे ही चल रहे थे। अब लेंडिंग फाइनेंशियल्स में भी एक मूव आ रहा है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि शायद अब कच्चा तेल और जो डॉलर रुपये है वो हमारे फेवर में आ रहा है। फ्राइडे को बात हुई थी कि शायद रेट हाइक की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो स्टॉक्स लेकर आइए, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। दोनों स्टॉक्स फोकस में हैं, क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक अपोलो माइक्रो सिस्टम जल्द बड़ी शॉपिंग कर सकता है। और नूपुर से जानते हैं कि ये स्टॉक्स फोकस में आज क्यों रहने वाले हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज़ के जो सोर्सेस है उसके अनुसार देखें तो आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम शॉपिंग के लिए तैयारी कर रहा है। दो नाम यहाँ पर सामने निकल के आया है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज। लेकिन सोर्सेज की माने तो कंपनी का अपोलो माइक्रो का जो पूरा फोकस है वो एक्सप्लोजिव कारोबार को ही आगे बढ़ाने का है। इसी के चलते जो पहली प्रायोरिटी है अपोलो माइक्रो की शॉपिंग के तौर पर, खरीदारी के तौर पर, अधिग्रहण के तौर पर, वो प्रीमियर एक्सप्लोजिव ही है। पहले प्रीमियर एक्सप्लोजिव के जो प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी अपोलो माइक्रो वो खरीदती हुई दिखेगी। उसके बाद ओपन ऑफर डेफिनेटली ट्रिगर होगा, क्योंकि प्रमोटर्स के पास 41.33% की हिस्सेदारी है। मौजूदा ये जो डील है वो मौजूदा वैल्यूएशन पर ही होती हुई नजर आएगी। फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी अपोलो माइक्रो को, और इसीलिए इक्विटी फंड रेज यहाँ पर कंपनी करती हुई आपको दिख सकती है। लगातार पिछले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ दिनों तक अपोलो माइक्रो जो है वो फंड मैनेजर और फंड रेजिंग की प्रक्रिया में लगातार लोगों से मिल रही है, और यहाँ पे जो है फंड रेजिंग इस एक्विजिशन के लिए करती हुई नजर आ सकती
सकती है। अपोलो माइक्रो और आइडिया फोर्ज साथ प्रीमियर एक्सप्लोसिव तीनों से ही CNBC आवाज़ ने ईमेल के द्वारा बात करने की कोशिश की, जहां पे अपोलो माइक्रो सिस्टम का जवाब आया है। उनका कहना है कि फिलहाल इस दौड़ में वो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन बिजनेस और स्ट्रैटेजिक प्राथमिकता पर उनका फोकस बना हुआ है और कोई भी डेवलपमेंट होता है तो वो एक्सचेंज में जानकारी देंगे। आइडिया फोर्ज का भी कहना है कि जानकारी जो है वो थोड़ी सी इनएक्यूरेट है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ CNBC आवाज़ अभी भी प्रीमियर एक्सप्लोसिव के रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी प्रीमियर एक्सप्लोसिव क्यों बनता है, क्योंकि हाल फिलहाल में अपोलो माइक्रो ने एक एक्विजिशन किया था आइडियल एक्सप्लोसिव का, जो कि कमर्शियल एक्सप्लोसिव में काम करता है। अब प्रीमियर एक्सप्लोसिव का कारोबार देखें तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में ये कंपनी कारोबार करती है और लगातार अपोलो माइक्रो सिस्टम ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि वो इस कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए प्रीमियर एक्सप्लोसिव फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पर है एक्विजिशन के तौर पर। सोर्सेज की माने तो ये जो डील है जल्द अनाउंस हो सकती है, 2 से 3 हफ्तों में अनाउंसमेंट आते हुए नजर आ सकता है और पूरी फंडिंग जो है वो इक्विटी द्वारा रेस किए गए फंड से ही की जाएगी। ओके, चलिए शुक्रिया नूपुर। तो ये इस समय आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे प्रीमियर और आइडिया दोनों सर्किट पे लॉक्ड हैं इस समय, और अपोलो माइक्रो जो खरीदारी कर रही है वो भी करीब 11% ऊपर है। शरद जी, इनमें से कोई स्टॉक आपकी कवरेज में है क्या, अपोलो माइक्रो, आइडिया फोर्ज या प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, और इस खबर को कैसे देखेंगे आप? पॉजिटिव डेवलपमेंट है अपोलो के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा लिवरेज का इशू आएगा, और वैल्यूएशन अगर आप तीनों में ही देखें तो थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन मुझे लगता है आइडिया फोर्ज एक कंपनी है जो हम काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं, बीच में तो काफी नीचे भी आ गया था, 20 क्वार्टर के नंबर्स के बाद रिकवर हुआ है। बट मुझे लगता है ड्रोन्स में जैसी डोमिनेंट पोजिशनिंग आइडिया फोर्ज की है, और जैसे यूएस वाले हालात भी थोड़े से ठीक हो रहे हैं तो वहां से कुछ ऑर्डर्स वगैरह का फ्लो चालू हुआ है, तो आइडिया फोर्ज पे हम काफी बुलिश है विथ और विदाउट दिस एक्विजिशन हैपनिंग। तो हमें लगता है ये कंपनी है जहां मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि काफी डोमिनेंट पोजीशनिंग है ड्रोन्स में, और ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हो चाहे डोमेस्टिक साइड पे। तो ये तीनों में से अगर मुझे एक पे बेट करना है तो मैं आइडिया फोर्ज मेरी प्रेफर्ड चॉइस होगी। ओके, आइडिया फोर्ज आपकी प्रेफर्ड चॉइस है। एज ऑफ नाउ इट्स लॉक्ड ऑन अपर फ्रीज 814 पे। याद रखिएगा इसका मल्टी ईयर हाई, मतलब समझिएगा कि मई 24 का जो मतलब 52 वीक हाई ऑलमोस्ट फ्लोट करता है करीब 820 के जोन में। अच्छी प्लेसमेंट है स्टॉक की। मीनवाइल आप एक दो स्टॉक लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। बहुत समय बाद पहली बार हो रहा है डिक्सन, देखिए जिसको पोस्ट अर्निंग्स इस चैनल पे कॉल भी ली गई थी, अब बड़े एवरेजेस के ऊपर सेटल हो रहा है। डिक्सन का 11846, इसका मतलब ये है कि ये फरवरी 2026 के स्विंग हाई को बाइसेक्ट कर चुका है। वी आर एट डे हाई, और कंफर्टेबली कह सकता हूं कि सेटल्ड अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अरुण, आपका टेक क्या है? क्या डिक्सन जिस तरीके की सप्लाई एब्जॉर्व कर रहा है, मेरे ख्याल से 11700 पे बहुत सप्लाई थी, सारी एब्जॉर्व कर ली, ये प्रिपेयर कर रहा है कि अपने आप को 12500 12350 के लिए? देखिए वीरेंद्र जी, एकदम आपने सही कहा। 11500 11700 के आसपास काफी रेजिस्टेंसेस थे। इनफैक्ट मे के हाई को स्टॉक ने निकाला है, तो यहाँ से इजीली मुझे लग रहा है 12300 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। कल एक्सपायरी भी है, तो मुझे लग रहा है एक बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। 12250 12400 ये दो टारगेट्स डिक्सन में आपको देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास भी है, जिन्होंने ले रखा है, 11700 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। नेक्स्ट लेग ऑफ रैली मुझे लग रहा है 12400 तक स्टॉक में एक्सटेंड हो सकता है। डिक्सन टेक CNBC आवाज की लगातार ये टॉप पिक रही है EMS स्पेस में। नतीजों के बाद से एक तरफा भागा 1% की तेजी के साथ आज भी देखिए तो डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। डिक्सन टेक्नोलॉजी पर व्यू बन गया। अरुण जी भी पॉजिटिव है। अच्छा, वक्त हो रहा है 2:30 बज गए हैं टॉप कैश कॉल्स का। मानस जी, सोमिल जी और अमित जी से हम लेंगे टॉप कैश कॉल। तो मानस जी, शुरुआत कीजिए। कैश में कौन सा काउंटर अच्छा लग रहा है आपको? देखिए कैश में मेरे ख्याल से आपको ध्यान देना चाहिए सीएट पे। सीएट पे अगर आप चार्ट देखें तो आई थिंक 3100 रुपए के आसपास बॉटम बना था। उसके बाद स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया। काफी समय के बाद आज स्टॉक ने अपने 22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे सीएट में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 3260 3260 के नीचे लगा के रखना है और ऊपर की तरफ 3550 के टारगेट सेट करके चलना है। ओके, चलिए ये हो गई सीएट पर कॉल। अमित जी, आप बताइए आप कौन सी ट्रेड पिक करेंगे कैश में?
जी अनुज जी, मैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक के साथ जाऊंगा। यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रेंथ बना हुआ है इस काउंटर में। यहाँ पे एक कंटिन्यूस हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का सीक्वेंस है और रिसेंटली स्टॉक 10 और 20 डेमा से बाहर आया था। 2 दिन का पॉज था, बट वापस हम यहाँ पे एक मूव देख रहे हैं। 1358 के लगभग इसका प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा लगभग रहेगा 1330 का और टारगेट्स रहेंगे 1410 के। ओके, शान इलेक्ट्रिक आपका 1358 पे बाय कॉल है। सोमेल, आपका कैश ट्रेड? मेरा कैश ट्रेड होगा एथर एनर्जी पर। एथर एनर्जी कुछ समय से करेक्ट हो रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। करेक्ट होकर लोअर बोलिंगर तक आ चुका है ऑन द डेली चार्ट्स। 40 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है और आज एक अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट लेके नई वेव ऊपर की तरफ शुरू हो सकती है। मेरा नीचे में स्टॉप लॉस होगा 870 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 985। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज आयशर मोटर्स, जो निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। ज़बरदस्त तेज़ी है यहाँ पर और बाज़ार को असल में कंपनी के नंबर्स पसंद आए हैं और काफ़ी शानदार मूव्स इस समय स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। अभी भी जैसे मैंने कहा कि निफ्टी का टॉप गेनर 5.6%। सुदर्शन के पास चलते हैं, जानते हैं कि मार्केट को आखिर ऐसा क्या पसंद आया। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। सो देखिए, अगर जो नंबर्स की बात करें तो Q4 नंबर्स आयशर मोटर्स का इनलाइन था। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों स्टॉक इतना परफॉर्म करे। तो पहले अगर जो नंबर्स के 2 मेन नंबर्स इनकी बात करूंगा तो रेवेन्यू ग्रोथ में आपको 16% का उछाल देखने को मिला है और वो एडिट किया है किसने, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम इनका कभी कंसर्न नहीं रहा है। तो वॉल्यूम Q4 में 16% ऊपर था। मार्जिन पे एक थोड़ा सा कंसर्न था कि हो सकता है कंपनी डिसअपॉइंट करे, लेकिन मार्जिन भी 24.9% आया, एकदम इनलाइन जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था। अब आता है कि ये सब के बावजूद आपको 5% या 5% से ज़्यादा उछाल देखने को क्यों मिल रहा है। उसका कारण है कमेंट्री कंपनी ने जो दिया है। पहला कमेंट्री उन्होंने दिया है Q4 में जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हुआ था उसका इंपैक्ट मार्जिन पे 90 बेसिस पॉइंट्स हुआ था, उसको कंपनी ने मिटिगेट कर लिया प्राइस इंक्रीज लेकर। Q1 FY27 में मार्जिन पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि कमोडिटी प्राइस सिग्निफिकेंटली हायर होने वाला है और उसका रेंज जो होने वाला है वो 3 to 3.5%। अगर जो उसमें से निकालें तो 1.75% इंपैक्ट जो होने वाला है उसके लिए कंपनी ने अप्रैल महीने में प्राइस इंक्रीज ले रखी है। रिमेनिंग के लिए कंपनी बोले कि कॉस्ट मेजर्स लेंगे, दूसरे मेजर से रिमेनिंग भी जो इंपैक्ट होगा वो मिटिगेट कर दिया जाएगा, तो मार्जिन खत्म हुआ। दूसरा कंसर्न जो था, मई महीने में जो वाहन डेटा दिखा रही थी वॉल्यूम इनका दूसरे पीरियड से नीचे था, तो वो कंसर्न था कि हो सकता है इनका वॉल्यूम नीचे रहेगा। उस पे किसी को कोई आइडिया नहीं था। मैनेजमेंट कॉल में, एनालिस्ट कॉल में कंपनी ने बोला कि ये सही है। उसके रीजन ये है कि उनको मैन पावर सप्लाई और एलपीजी शॉर्टेज के इश्यू के कारण प्रोडक्शन कम हुआ है मई के महीने में। तो आपको जब डेटा आएगा तो उस पर आपको ये रिफ्लेक्ट दिखेगा भी, लेकिन कंपनी बोले कि आगे जाकर वो चीजें रिजॉल्व हो रही है और आपको जून और जुलाई में वॉल्यूम्स फिर से जो आपको पहले दिख रहे थे वो फिर से दिखेंगे। तो ये दोनों जो कमेंट्री कंपनी ने दिया है उसके कारण आपको एडिशनल और इंक्रीमेंटल गेन जो आप स्टॉक में आज देख रहे हैं, तो इसके कारण। दूसरा एक पॉजिटिव है कि कंपनी कैपेसिटी ऐड कर रही है। अभी रिसेंटली लैंड पार्सल एक्वायर्ड किया आंध्र प्रदेश में, चेन्नई प्लांट में कैपेसिटी ऐड कर रही है और ये सब के बाद जो ब्रोकरेज व्यू है लार्जली पॉजिटिव है। सीएलएसए का भी आउट परफॉर्म है, दूसरे सारे ब्रोकरेजेस के मेनली बाय कॉल है और टारगेट प्राइस एज हाई एज 9,500 रुपीज पर शेयर। दो चीज, अर्निंग्स इन लाइन था, लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट्री कंपनी ने दिया है उसके कारण आपको आज ये 5% और कहें बुलेट की रफ्तार से चल रही है। अच्छा, शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छे नोट पे आपने ये क्लोज की कमेंट्स बुलेट की रफ्तार से। एक अनुज याद है वो पंजाबी गाना था, वो एक यूनिवर्सिटी का सॉन्ग था, है ना, बुलेट चमकौंदे, है ना, आप ना नौंदे बुलेट चमकौंदे, है ना, याद है अनुज? खुद नहीं नहाते थे, बुलेट चमकाते थे। मुझे नहीं याद है क्या बोलते वो गाना भेजूंगा मैं। देखिए किसका था मैं भूल गया, लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसे गाने याद ही रखने हैं ना, तो मेरे को जो गाना याद आता है ना वो था लैम्बोर्गिनी चिल्लाई जान दे हो। मतलब अगर सपना देखना ही है तो फिर लैम्बोर्गिनी का देखते हैं ना, फिर बुलेट का क्या देखें, है ना। बट ठीक है, वो चंडीगढ़ के कॉलेजों के लड़कों का गाना है और आप ना नहाते, यानी खुद नहीं नहाते थे लेकिन बुलेट चमकौंदे, तो बड़ा अच्छे बोलते हैं उसके। खैर, मैं आयशर मोटर्स को देख रहा था, ये ऑलमोस्ट मार्च 25 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है। खैर, इससे बातचीत हो गई, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री। अब बात करते हैं राजेश पालवे से, एक्सिस सिक्योरिटीज से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी नमस्कार, आपका कॉल इस वक्त का क्या रहेगा?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जाइडस लाइफ पे बाय करने की सलाह। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई का कंफर्टेबली ब्रेकआउट देखने को मिला है और फार्मा सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जाइडस लाइफ यहाँ पे पसंद आ रहा है और हमें लगता है यहाँ पे फ्यूचर्स में 1115 1125 की तरफ अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1055 के आसपास। ओके, जाइडस लाइफ ये हो गई राजेश पालवे जी के पिक। चलिए एक काम करते हैं, अब बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की। आज 4% तक की रैली है। अब देखिए खबर तो अब ये पुरानी हो चुकी है कि 4 प्राइस हाइक्स हो चुकी हैं, लेकिन अब हम जो बात डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि क्या इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के स्टॉक्स जो हैं वो लेने लायक हैं या नहीं। इस पर हल्की सी एक रिसर्च करते हैं। नंबर्स क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेज क्या कह रही हैं, कंचन से समझते हैं। कंचन बताइए। गुड आफ्टरनून। और अगर हम पिछले 10-12 दिन का डेटा देखें तो यहाँ पे एक शानदार रैली जो है हमें OMCs के अंदर आती हुई दिखाई दी है। जैसे कि अगर हम बात करें IOC की तो 11% का हाइक यहाँ पे देखने को मिला है, BPCL में 12% और अगर हम बात करें HPCL की तो 13% तक की रैली यहाँ पे भी देखने को मिली है। लेकिन मार्केट एनालिस्ट का इस टाइम पे कहना है कि जो इस टाइम पे शेयर्स दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते दिखाई दे रहे हैं, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस टाइम पे हो गए हैं। अगर हम 52 हफ्ते के हाई से देखें तो यहाँ पे हमें करीबन 32 से लेके 20% की गिरावट इन शेयर्स के अंदर आती हुई दिखाई दी है। MGL में 32% की गिरावट है अपने 52 हफ्ते के हाई से। IGL, IOC, BPCL और HPCL भी करीब करीब 21% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब इस टाइम पे देखिए अगर हम इंडस्ट्री का एवरेज PE देखें तो वो 10x का है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आप IOC, BPCL, HPCL का PE देखेंगे तो ये 5x पे इस टाइम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसको और भी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बना रहा है। यही नहीं बल्कि अगर हम ब्रोकरेज का व्यू माने तो सिटी की उसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने बोला है कि जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है उससे जो वैल्यूएशंस है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो नियर टर्म पे काफी ज्यादा अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस टाइम पे अगर और भी कच्चा तेल ऊपर गया तो आने वाले टाइम पे प्राइस हाइक हमें देखने को मिल सकता है, जिससे लॉसेस इन कंपनीज के हमें कम होते हुए दिखाई देंगे। एक लास्ट चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगी, जो डिविडेंड यील्ड है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार दिखाई दे रही है। 5 से लेके 6% की जो डिविडेंड यील्ड है ये जो कंपनियां हैं अपने इन्वेस्टर्स को दे रही हैं, तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, जिससे मार्केट को ये पसंद आ रहा है। ओके, तो चलिए ये समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अच्छा, वैसे कंचन के पास भी बुलेट है तो कंचन से पूछ लेते हैं कि क्या वाकई में बुलेट से इतना प्यार करते हैं लोग कि खुद नहाने से पहले बुलेट को साफ करते हैं। कंचन, क्या बुलेट है ना आपके पास भी? मेरे पे क्लासिक है और मेटियोर है, एक दिल्ली में एक यहाँ पे है। हाँ। मैंने और पता है ये बात मैंने और इसलिए क्यों कही वीरू, देखिए CNBC आवाज़ को कितना प्यार मिलता है इसका मैं आपको एग्जांपल दूं। हमारी डिस्कशन हुई, मुझे ऑलरेडी मैसेज आ गया है। गाने का नाम है यार अनमोले, शेरी मान का वो गाना है, 2011 का वो गाना है। और ये भी बता दिया गया है कि ये जो वाली जो लाइन आपने कही वो आधा जब गाना हो जाएगा उसके बाद आती है। और मुझे ये भी कहा कि प्लीज़ सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। तो वो आपकी बिल्कुल सही। हाँ नहीं, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी उस बीच में देखिए एक व्यूअर ने मैसेज भी भेज दिया हमें और बता भी दिया उस गाने के बारे में वीरू। तो ये दर्शकों को बहुत बहुत आभार कि आप इतनी मतलब हमारी बातें सुनते हैं और हमको रिस्पॉन्ड करते हैं, हमको हेल्प करते हैं। मतलब आजकल इस ज़माने में देखिए कितनी क्विकली हमको हेल्प मिल जाती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आयशर मोटर्स पर बात हो रही थी। शरद जी, आपके पास है क्या आयशर की बाइक और आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? नहीं, आयशर की बाइक तो नहीं है, साइकिल के ऊपर 2 व्हीलर में कोई नहीं चला रहा। बट मुझे लगता है अभी ये वैल्यूएशन पे आप ऑप्टिमिस्टिक साइड पे देखते हैं तो जैसा अभी नंबर्स के लिए थोड़ा ऑप्टिमिज्म आया है, तो अगर 35-40 टाइम ट्रेड करता है, 35 टाइम के आसपास ट्रेड करता है अगले साल की अर्निंग पे, तो 8,000-8,100 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस भी ले लेते हैं राजेश पालवे जी, पंकज जी और अरुण जी से। राजेश जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? तनु जी, यहाँ पे PSU बैंकिंग बास्केट पे फोकस है और हमें लगता है यहाँ पे यूनियन बैंक का जून सीरीज का 165 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से यूनियन बैंक में आज बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, एक करेक्शन के बाद स्टॉक में बेस बना के स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिखे। यूनियन बैंक का 165 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 8 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड करा, अपसाइड के टारगेट इसमें 12 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 6 रुपए के आसपास। यूनियन बैंक पालवे जी की पिक हो गई ऑप्शंस में। अरुण जी, आप क्या देख रहे हो ऑप्शंस में?
जी शाह जी, बजाज फाइनेंस के 950 के जून के कॉल ऑप्शन को बाई करने की सलाह है। 4 दिन के हाई को स्टॉक ने निकाला है, प्लस मल्टीपल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक निकला है। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम एटलीस्ट 965 तक स्टॉक में रहना चाहिए। तो 950 के कॉल को लेने की सलाह रहेगी। 27 रुपए के आसपास चल रहा है। 23 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 34 तक के टारगेट। ओके, ये आपका ट्रेड हो गया बजाज फाइनेंस। और बुलेट का नाम लेने का एक फ़ायदा तो हुआ, 24,000 पे निफ्टी, है ना। एक बात तो हुई, जैसे बुलेट का डिस्कशन हुआ 23,960 का 24,002 होके आ गया। चलिए पंकज जी, आपका ट्रेड करेगा ऑप्शंस में। वीरेंद्र जी, डिक्सन के ऊपर ही नजरें हैं, अभी जस्ट डिस्कस भी हुआ स्टॉक, और जिस हिसाब से इस स्टॉक ने एक रैली देने की अटेम्प्ट की हुई है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। जून का जो 12,000 का कॉल ऑप्शन है, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 515 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 470 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर वीरेंद्र जी मुझे लगता है ये 580 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। डिक्सन, पंकज जी का पिक हो गया ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में हमने 3 काउंटर्स डिस्कस किए, यूनियन बैंक, बजाज फाइनेंस और डिक्सन टेक, जहां पर स्ट्रेंथ है। सबकी कॉल लेनी है आपको। टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर। अच्छा, यूनियन बैंक का जिक्र हुआ, मैं कैनरा बैंक भी देख रही थी इनफैक्ट, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ है। एक बार कैनरा बैंक रखेगा स्क्रीन पर। 3.5% की तेजी आज के सेशन में। पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा है, 23-24% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं कैनरा बैंक से। और एक बार आप देखिए राजेश पालवे जी, यूनियन बैंक आपने सुझाया, कैनरा बैंक इन स्तरों पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। जी, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। और आज के मूव के बाद अब स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने बताया कि यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। करेक्शन के बाद रिवर्सल के साइन कैनरा बैंक में भी बनी और हमें लगता है ये 138 140 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास फ्रेश ट्रेड भी यहाँ पे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 129। ओके, 129 का स्टॉप लॉस लगाइए, 129 का, और फ्रेश बाइंग भी आप कर सकते हैं। अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा, सिर्फ पीएसयू बैंकिंग स्पेस नहीं है, ओएमसीज नहीं है, बल्कि रेलवे स्पेस भी देखिए यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। स्पेशली इनमें अगर आप देखें तो वैगन बनाने वाली जो काउंटर्स है उसमें अच्छी खासी तेजी है। और दरअसल खबर ये है कि रेलवे ने 1 लाख वैगन के लिए टेंडर निकालने की प्लानिंग बनाई है। और इस टेंडर का किन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये समझाने के लिए आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। तीतागढ़, जुपिटर वैगन जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी 10% तीतागढ़ चढ़ गया है। जुपिटर देखिए 7% ज्यादा की तेजी, कारण बताएं डिटेल में। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रेया। और रेलवे में आज आपको बहुत बड़ी रफ्तार नजर आएगी। तेजी से स्टॉक्स दौड़ रहे हैं और इसके पीछे कारण, जैसे कि आपने बताया, कि रेलवे की तरफ से 40,000 करोड़ का मेगा टेंडर यहां पर निकाला गया है, जहां पर अगर आप देखें तो 1 लाख यूनिट्स जो है वैगन्स की, इसे प्रोक्योर किया जाएगा। और ये बहुत सिग्निफिकेंट इसके लिए भी है कि 2022 के बाद से सबसे बड़ा टेंडर यहां पर फ्लोट किया गया है 40,000 करोड़ के आसपास का, जिसकी डिलीवरी टाइमलाइन अगले 3 से 4 साल के लिए बताएगी। यानी 3 से 4 साल में ये सभी कंपनीज को इतने वैगन्स यहाँ पर, इतने यूनिट्स की सप्लाई करनी पड़ेगी। और इससे पहले अगर आप देखें तो 2022 में भी जो टेंडर निकाला गया था उसमें भी 3 साल की डिलीवरी टाइमलाइन यहाँ पर इशू की गई थी। और वैगन के जो ऑर्डर है ये लाइकली हो सकता है कि सितंबर से आगे आपको आते हुए नजर आए। तो सितंबर तक आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्ट क्वांटम कितना है, कौन सी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है और टेंडरिंग की प्रोसेस कितनी है। लेकिन इस खबर के चलते आप देखें तो रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी रफ्तार नज़र आ रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जुपिटर वैगन है और टीटागढ़ रेल, दोनों स्टॉक्स में आपको बड़ा मूव नजर आएगा। और इसके पीछे कारण ये कि अगर आप टेक्समैको रेल, टीटागढ़ वैगन, इन स्टॉक्स की बात करें तो टीटागढ़ रेल तो ऑलमोस्ट 25% का मार्केट शेयर होल्ड करता है, जहाँ पर ये वैगन की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, कोचेस भी बनाते हैं। तो इनके पास एक थोड़ा सा टैक्टिकल एज है। इसके अलावा जुपिटर वैगन्स, इनके पास भी क्षमता के लिहाज से काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है और तकरीबन 87% इनकी जो रेवेन्यू है वो रेलवे वैगन्स बनाने से ही आती है। तो बड़ा ऑर्डर है। इस मेगा ऑर्डर की खबर के चलते आप देखें तो आज आपको रेलवे में रफ्तार नजर आएगी। रेलवे में रफ्तार नजर आएगी और मार्केट में रफ्तार है। अब निफ्टी लेकर आइए। एक बार शुक्रिया आशीष। निफ्टी 24,000 के पार और अब हम डे हाई पर हैं
और बैंक निफ्टी भी लेकर आइए। बैंक निफ्टी में भी अब हम 55,150 पर, और जो हम बात कर रहे थे शेयर वीरो की, यही दो लेवल से जो मैं वॉच आउट करूँगा, निफ्टी पर 24,050 और बैंक निफ्टी पर करीब करीब 55,300। और अगर इनको आपने क्रॉस करना शुरू किया तो फिर आप 24,300 के बारे में सोच सकते हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर तब आप 55,800 इवन में भी 56,000 के बारे में सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड इन लेवल्स के ऊपर आप क्लोज दे दें। निफ्टी पर 24,050 और बैंक निफ्टी पर 55,300, जो कि आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेकिन एक अच्छी चीज़ आज मार्केट की ये रही, आज एक दिन भी मार्केट ने आपको शॉर्ट में पैसा नहीं बनाने दिया है। मतलब आप इस चीज़ को आर्ग्यू कर सकते हैं कि लॉन्ग में भी पैसा नहीं बना, लेकिन अब तो लॉन्ग में भी थोड़ा बहुत तो बना है इंटरडे में, खासतौर से बैंक निफ्टी में तो बना ही है। बैंक निफ्टी में अगर आप इंटरडे देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत मौका दिया है। मैं कहूँगा चलिए ठीक है, 590 पे तो कोई भी नहीं ले पाया होगा। अगर आपने 700 750 पे भी लिया है तो 400 350 400 पॉइंट मिले हैं, ये अच्छी बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, और अब मोमेंटम वापस लौट रहा है। चलिए 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं, फिर सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए डॉक्टर रेड्डीज पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और स्टॉक तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। तो मेरा समझना है कि जून मंथ का 1340 का कॉल ऑप्शन जो 41 रुपए पे 41 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 60 रुपए 60 रुपीज की टारगेट सेट कर लें। डॉक्टर रेड्डीज निचले स्तरों से रिकवर होकर डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ ये सस्ता ऑप्शन में पिक हो गई मानस जी की। राजेश जी आपका एफएनओ सुपरस्टार बताएं। जी, तो श्रेया जी अगेन फोकस पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे ही है, और उसमें हमें लगता है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया को बाय किया जा सकता है। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन देखने को मिले, और पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट एक अच्छे मोमेंटम में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं करीब 152 154 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 144 के आसपास। ओके, बैंक ऑफ इंडिया 145.20 पे आपका बाय कॉल। अमित सेठ जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। अमित क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी मैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाऊंगा। मैक्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट एक अपना ब्रेकआउट की कगार पे है। 1730 उसका लेवल है, बट जिस हिसाब से मोमेंटम पिछले 2 दिनों से बना हुआ और जिस हिसाब से डिलीवरी वॉल्यूम्स है, स्ट्रेंथ काफी है इस काउंटर में टेक्निकली, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का और टारगेट्स रहेंगे 1775 के। ओके, मैक्स फाइनेंशियल ये भी हमने लिया था आज, जिसमें आई थिंक चार्ट जीपीटी में ना आज शायद ये था या हाँ यही था, पहला स्टॉक था एक्चुअली। अब शरद जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा कोफोर्ज लिमिटेड। कंपनी अभी लगभग $2 बिलियन के आसपास की सेल करती है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स लगभग इसको डबल करने के, $4 से $5 बिलियन तक ले जाने के, और एआई प्लेटफॉर्म वगैरह जो बिजनेसेस में उन्होंने एंट्री वगैरह की है, वहाँ पे टैम काफी बड़ा है ग्लोबल मार्केट्स में, और ग्रोथ रेट्स वगैरह भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो हमें लगता है कोफोर्ज को इसका फायदा लगातार मिलते रहना चाहिए आने वाले समय में। तो 15-20% सालाना ग्रोथ लॉन्ग टर्म में तो आनी चाहिए, अगले साल भी आ जानी चाहिए। इस साल तो रेवेन्यू ग्रोथ और बढ़िया आनी चाहिए 40-45% जैसी, और ईपीएस पे थोड़ी ग्रोथ कम आएगी, लेकिन 20% के आसपास की ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं वहां पे इस साल आ जानी चाहिए। तो 58 से 60 रुपए के आसपास की ईपीएस, 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से कोफोर्ज मिड कैप आईटी स्पेस से शरद जी को पसंद आ रहा है। मिड कैप फंडा में 4 का चौका हमने कंप्लीट कर लिया। स्टॉक आएंगे एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की। मानस जी की तरफ से आया डॉक्टर रेड्डीज, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। कॉल आएगा, देखिए टारगेट 60 का, स्टॉप लॉस 29 का, आपको 1340 के कॉल में पार्टिसिपेट करना है। राजेश पालवत जी अगेन पीएसयू बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने चुना है। 152 154 का टारगेट है, 144 का स्टॉप लॉस। अमित जी मैक्स फाइनेंशियल चार्ट का चमत्कार में उसके साथ जा रहे हैं, स्ट्रेंथ है। चार्ट जीपीटी में हमने पिक भी किया था। शरद जी कह रहे हैं कि कोफोर्ज यहाँ सर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। निफ्टी लेकर आइए, बैंक निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। डेज हाई 2420 के लेवल पर हम कर रहे हैं कामकाज। इंट्राडे हाई अभी तक का 24,029 का, 24,050 इंपॉर्टेंट सर हमने ये क्लोजिंग के लिए लेवल बताई है, और 24,050 अब ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा। उसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो काफ़ी शानदार होगी। अभी वीरेंद्र जी थोड़ी देर पहले रिलायंस का भी जिक्र कर रहे थे, एक बार रिलायंस भी देख लेते हैं।
क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है सर, 24,050 के ऊपर क्लोज होगी और फिर ये कितना बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी पर फोकस करें श्रेया। आई थिंक बैंक निफ्टी जिस तरीके से जा रहा है ना, और एक डिप आई बैंक निफ्टी में, उसमें जिस तरीके की बाइंग आई, और अब अगली हल्का सा डिप या कंसोलिडेशन का वेट करें, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल हो सकता है कि आप एक बार के लिए 55,856,000 भी हिट कर दें कल की एक्सपायरी में, तो मुझे हैरानी नहीं होगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मोमेंटम है, मोमेंटम बैंक निफ्टी में है ज़बरदस्त तरीके से, और अब आपको उसी पर फोकस करना है। क्योंकि देखिए, मार्केट गिरा किस लिए था? मार्केट गिरा था पूरा का पूरा कच्चे तेल और डॉलर रुपए की कॉम्बिनेशन की वजह से, और पूरा का पूरा रेट सेंसिटिव्स को लेकर क्या डर था कि आगे जाकर रेट हाइक्स वगैरह में। क्यों हमने आज सुबह, जैसा मैंने कहा कि आज एक नो ब्रेनर था, एक कि आज बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट की रैली को। इसमें मतलब कोई, आई थिंक रोबोट भी यही कहता है ना, तो जो बात हमने कही थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष बात कही थी आपको, लेकिन फैक्ट ये है कि इतना पता होने के बाद भी आप ऐसा बना सकते हैं मार्केट में। पर थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। जैसे बैंक निफ्टी की आप कॉल्स देखिए, उनके इंटरडे प्राइसेस देखिए आप, और अगर आपने जैसे धीरे 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 एक्यूमुलेट किया, बस वो 5 मिनट की कैंडल में कॉल्स डबल हो गई। वो इस तरीके के मूव्स आएंगे। अब मुझे लग रहा है कि कल भी इस तरीके का मूव आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और अभी तो ये एक फ्रेश मूव की शुरुआत है, और अभी तो ये इनिशियल टारगेट्स हैं 55,300, जैसे हमने आज बोला 50 डे मा, 200 डे मूविंग एवरेज 57,000 पर प्लेस्ड है। और अगर ये 2-3 दिन भी क्रूड और रुपी यहाँ पर रहे तो आप 57,000 देख लेंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और बाजार की नज़र कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल निफ्टी में ONGC और F&O में सीमेंस के नंबर्स आएंगे। नूपुर और आशीष जुड़े हैं नंबर्स का प्रीव्यू के लिए। नूपुर शुरुआत करते हैं, ONGC से क्या एक्सपेक्ट करें नूपुर? नंबर्स अच्छे रहेंगे। ONGC के करीबन 18% की बढ़त यहाँ पर रेवेन्यूज़ में आती हुई नजर आ सकते हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 15% की ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेंगे, 54-55% के आसपास मार्जिन्स देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफा देखें तो 7,700 करोड़ के आसपास आपको आते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि क्रूड के प्राइजेस हमने देखा है कि पिछले क्वार्टर में बढ़ते हुए नजर आए थे, तो अपस्ट्रीम कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट होता है। उसी की वजह से जो प्राइस रियलाइजेशन होगा वो काफ़ी हद तक बढ़कर यहाँ पर आते हुए आपको दिखेगा। नेट क्रूड प्राइस रियलाइजेशन देखें तो 24% की बढ़त यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि वॉल्यूम्स के तौर पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकते हैं। ऑयल एंड गैस के जो वॉल्यूम्स होंगे वो फ्लैट रह सकते हैं। इनफैक्ट VAP के जो वॉल्यूम्स होंगे वो भी 7% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल क्रूड सेल्स वॉल्यूम 4.72 MMT के आसपास रह सकते हैं, जो कि पिछली तिमाही से बिल्कुल फ्लैट, तो जो अपबीट होगा वो रियलाइजेशन की वजह से आपको नजर आएगा। नेचुरल गैस के सेल्स वॉल्यूम हालांकि फ्लैट रहेंगे पिछले क्वार्टर से, और एवरेज रियलाइजेशन देखें तो क्रूड का $77 के आसपास रह सकता है। ऑयल प्राइस का रियलाइजेशन $56 के आसपास आ सकता है, और गैस प्राइस का रियलाइजेशन $6.7 के आसपास आपको आते हुए नजर आ सकता है। जो भाव बढ़े हैं क्रूड के, उसी की वजह से प्राइस रियलाइजेशन काफ़ी बेटर रहेगा। हालांकि वॉल्यूम्स बिल्कुल फ्लैट रह सकते हैं, तो ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे होंगे ONGC के। ओके, ONGC के नंबर्स ऑपरेशनली अच्छे रह सकते हैं, ये है स्ट्रीट का अनुमान। अब सीमेंस की बात कर लेते हैं। आशीष बताइए, सीमेंस के नतीजों से क्या अनुमान है? थोड़े सुस्त लेकिन ठीक ठाक नतीजे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। समझना थोड़ा सा इसे ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ नंबर्स देखें तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बॉटम लाइन में दरअसल एक तो अदर इनकम थोड़ी सी घटी है, जो हेजिंग लॉसेज हैं वो हो सकता है कि इस बार थोड़े से देखने को मिले। इसी के चलते मुनाफे का आंकड़ा तो 28% की गिरावट का अनुमान है। लेकिन टॉप लाइन में देखें तो ज़्यादातर सेगमेंट्स में बाजार का अनुमान है कि डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो 8% की बढ़त है। एबिटा में बात करें तो अगेन 6% की बढ़त देखने को मिल सकती है, और मार्जिन्स में लगभग आप समझिए कि 10.8% से लेके 11%, जो कि पिछले साल भी 11% ही थे, इसके आसपास ही ब्रोकर्स के जो एस्टिमेट्स हैं वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि सीमेंस में दरअसल एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा क्वार्टर चल रहा है। तो थोड़े दिन पहले ही कंपनी ने अपडेट देकर बताया कि अब ये भारतीय सिस्टम के साथ, फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष के साथ इन सिंक में आ जाएंगे। तो अभी Q4 के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्मार्ट इंफ्रा है, मोबिलिटी सेगमेंट है, यहाँ पर 10 से लेकर 20% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो इनका मोबिलिटी सेगमेंट है, इसमें कुछ बड़े नए ऑर्डर विन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, तो इसका भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इस मोबिलिटी सेगमेंट में आगे आने वाले क्वार्टर्स में ऑर्डर फ्लो कैसा रहेगा, टोटल ऑर्डर बुक कैसी है, एग्जीक्यूशन कैसा है, प्राइवेट केपेक्स के ऊपर कंपनी क्या कह रही है, ये ज़्यादा मैटर करता है। नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक आएंगे। नंबर आप देखिए डिसेंट एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, नुपुर, आप दोनों का।
मीनवाइल मार्केट्स एट डे हाई, और मुझे याद आ रहा है मानस ने कॉल ली थी सुबह सुबह, दैट वाज आईसीआईसीआई बैंक। जरा प्लीज दिखाइए, कभी कभी कोई सेक्टर का कोई स्टॉक रेप्लिका होता है। निफ्टी बैंक ने अपना 50 डे हिट किया और ठीक उसी वक्त आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपना 50 डे हिट किया। शायद माइट भी मानस थोड़ी देर पहले आगे हम चलते तो शायद आप दोबारा इसका जिक्र करते फॉर BTST ट्रेड। क्लोज कैसा रहा आपके अनुमान के मुताबिक? अच्छा वेरिएशन है जून सीरीज में, ये क्लोज आ रहा है 50 डेमा के आसपास, कैसे अप्रोच करें कल के लिए इसको? देखिए 1290 के टारगेट थे जो कि जस्ट अभी अचीव हुए हैं। मेरा समझना ये है कि जिस तरह की वीकली पैटर्न बन रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक पे, आई थिंक स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने के लिए, जो कि 1340 है। यहां से भी 50 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। एक डिप मिल जाए और करीब 1285 या 1280 के आसपास स्टॉक आ जाए तो वहां पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1260 के नीचे और अब टारगेट सेट करेंगे 1325 और 1350 के। 1325 से लेके 1350 तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में एक्सपेक्टेड है। सुबह शुरुआत में हमने रचना जी से भी इसकी चर्चा की थी और अच्छी तेजी उस वक्त भी नजर आ रही थी, खरीदारी की रही थी उन स्तरों पर भी, और यहाँ पर भी आप बाइंग का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट इवेंट की। देखिए पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप की इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा, और इसी के लिए इस रोड मैप को दिशा देने के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद, विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद कल सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। QR कोड स्कैन, हाँ तो ये तो सुबह हमने बता दिया था। बहुत सारे से रजिस्ट्रेशन हुए हैं हमारे दर्शकों के भी, और महादिग्गज पैनल तो होगा ही हमारे साथ इस डिस्कशन में। बिल्कुल श्रेया, बिल्कुल। देखिए QR कोड अब हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जैसे मैंने सुबह कहा था, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। जितने रजिस्ट्रेशंस हम एक्सेप्ट कर सकते थे उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो इसके लिए अब हम उस को आपको नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपने सुबह मिस कर दिया तो बैड लक, अब आप उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर भी ये आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे इवेंट को तो देख पाएंगे, और कल सुबह 10 बजे से देखिएगा इस इवेंट को और जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पाइपर्स हरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या मान के चलें कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द मार्केट नाउ, और अब यहाँ से हम थोड़ा तेजी की शुरुआत कर सकते हैं? जी गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक ये जो रैली है आज की इंडिया में नहीं ग्लोबल मार्केट्स में, वो क्लियरली फिर से पॉइंट करती है कि जो मार्केट को थोड़ी सी इंतजार है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज आई वेस्ट एशिया क्राइसिस के, तो ये मार्केट क्लियरली ऊपर भागने को तैयार है, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है ये। काफी इसमें बेरिशनेस, वरीज जो अभी के प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई टॉप बना है। ये एक्सपेक्टेशन है जो अभी भी रैली चल रही है, वो इस एक्सपेक्टेशन में है कि पॉजिटिव न्यूज आएगी, और अगर पॉजिटिव न्यूज जल्दी आ गई सो आई थिंक यहाँ से हम काफी शार्प स्पाइक देख सकते हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग प्रेशियस मेटल्स, और एक करेक्शन भी देखेंगे ऑयल में। और ये जैसे जैसे ये सब प्ले आउट होगा तो आप वापस में एक वर्चुअस साइकिल वाली रैली बनती जाएगी। सो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली एलोकेटेड रहना चाहिए। इस रैली में सेल करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी और पॉजिटिव न्यूज आई तो क्लियरली 5 से 10% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है अनुज। 5 से 10% का अपस्विंग देखने को मिल सकता है। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। क्या इस रैली को भी, जैसे कि आज टेक्निकली अगर आप देखें वो तो विजिबली था और लास्ट भी था कि बैंक्स भागेंगे, आप किसे चेज करेंगे सर? दोनों चीजें हैं चेज करने लायक, प्राइवेट बैंक्स, PSUs, ज्यादा कहाँ पोटेंशियल देखते हैं आप? नहीं, मुझे दोनों जगह दिख रहा है पोटेंशियल वीरेंद्र। मुझे लगता है कि दोनों में
रिटर्न्स अच्छी बनेगी, क्योंकि ये दोनों स्पेस ऐसे हैं जो काफी मैं कहूँगा रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया मार्केट को, और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट बैंक्स में मेरा प्रेफरेंस रहेगा रादर देन लार्ज कैप बैंक्स में अभी भी जो मिड साइज बैंक्स हैं या लार्ज मिड साइज बैंक्स हैं उनको फोकस करूंगा। और पब्लिक सेक्टर में मैं ज्यादा प्रायोरिटाइज करूंगा लार्ज बैंक्स को, क्योंकि वहां पे स्केल ज्यादा अच्छी है। तो मेरे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है पब्लिक मार्केट्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई जैसा जो बैंक है वो एक अकेला काफी है एक प्रॉक्सी के लिए पीएसयू में। तो मुझे लगता है दोनों पीएसयू और प्राइवेट दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, पीएसयू और प्राइवेट दोनों में अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, दोनों पर ध्यान दें। अभय जी गुड आफ्टरनून। ये ऑटो और रियल्टी पैक में भी अच्छी स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। रेट सेंसिटिव स्पेसेस में तेजी देख रहे हैं हम। आयशर मोटर्स के नतीजे आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री ने तो एकदम जान फूंक दी, भाग गया स्टॉक। आपका झुकाव किस तरफ है? अगर ऑटो और रियल्टी को मैं कंपेयर करने बोलूं तो फिर क्या चुनेंगे आप? नहीं, मैं डेफिनेटली ऑटो को पिक करूंगा श्रेया, बिकॉज मुझे लगता है कि सारे ऑटो कंपनीज की कमेंट्री ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस डिमांड कम होगी, जो हम देख रहे थे डीलर लेवल पे, रिटेल लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं था। डिमांड अच्छी थी, कोई प्राइसिंग प्रेशर भी नहीं था इतना ज्यादा, कोई हेवी डिस्काउंटिंग नहीं थी, इन्वेंट्री लेवल्स भी लीन थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये डिमांड सस्टेन करेगी करंट क्वार्टर में, जो लग रहा है कि करेगी, तो डेफिनेटली जो लार्ज प्लेयर्स हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल को छोड़ देते हैं अभी के लिए क्योंकि उसमें थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, पर पैसेंजर व्हीकल्स, फोर व्हीलर और टू व्हीलर में डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी हमने करेक्शन देखा स्टॉक प्राइसेस में, मुझे लगता है कि जैसे जैसे मार्केट का कॉन्फिडेंस आएगा कि डिमांड है, डिमांड कहीं गई नहीं है, उसका पूरा फायदा मिलेगा। ऑटो कंपोनेंट्स में कहूंगा, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या बैटरीज हैं, डिस्प्ले पैनल्स हैं, उनके भी मुझे लगता है काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट्स का परफॉर्मेंस भी लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा था। तो ऑटो कंपनीज, टू व्हीलर, फोर व्हीलर प्लस ऑटो कंपोनेंट्स, मुझे लगता है एक अच्छा स्पेस है। रियल्टी पे मेरा थोड़ा अभी भी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये एक बहुत हाई टिकट साइज सेगमेंट है जिसमें काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं डिमांड ड्राइव करने के लिए। तो इस पे मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, एक क्वार्टर में भी आई थिंक बेटर रहेगा वेट करना रियल्टी के लिए। ओके, रियल्टी में थोड़ा सा शायद वेट करना बेटर रहेगा। अच्छा अभय जी, ये मार्केट ने एक मैसेज दे दिया था, तेल सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं, चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, इंटरग्लो, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, इन्होंने गिरना बंद कर दिया था पिछले 2 हफ्ते से जबकि तेल ऊपर था। क्या इन स्टॉक्स में अभी मौके हैं यहाँ पर? जी अनुज, मुझे लगता है कि ये मार्केट थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो जाता है रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेके, क्रूड प्राइसेस को लेके। लोगों का ये एस्टिमेशन होने लगता है कि एक ऑयल डेरिवेटिव जो इनका रॉ मटेरियल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ उसके बढ़ने से इनके नंबर्स खराब हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है हो, पर ये फ्रेंचाइजेज जिनका नाम आपने लिया अनुज, इतने स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजेज हैं कि इनके पास मल्टीपल लीवर्स हैं अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक राइजिंग डिमांड एनवायरनमेंट में इंडिगो की आप बात करें, मतलब पूरा देश ट्रैवल करने में जुटा हुआ है, और होम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो उसमें सब चाहते हैं कि होम इम्प्रूवमेंट पे स्पेंड करें। तो मुझे लगता है इन कंपनीज का सिर्फ एक छोटा फैक्टर या एक मिड साइज फैक्टर है ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना, पर एज लॉन्ग एज डिमांड एनवायरनमेंट रोबस्ट है तो ये लोग थोड़ा प्रोडक्ट साइज पे ट्विक करके, कॉस्ट कम करके थोड़ा मार्जिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऑयल प्राइसेस अब अंडर कंट्रोल आ रहे हैं और स्पाइक नहीं हो रहे हैं, तो उससे इनको एक और बूस्ट मिलेगा कि एक राइजिंग डिमांड एनवायरनमेंट में आपका मार्जिन सस्टेन हो रहा है और शायद और बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव सिग्नल जो मार्केट ने दिया, मुझे लगता है वाज मोर टू डू विद अ पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट रादर देन ओनली क्रूड प्राइसेस। ओके, अच्छा अभय जी, पोस्ट अर्निंग्स या फिर पिछले 1 महीने में कुछ मैनेजमेंट से अगर आप बातचीत करी हो आपने और अपने पीएमएस में कुछ ऐड किया हो, तो प्लीज़ विद डिस्क्लेमर आप बता सकते हैं यहाँ पर। जी वीरेंद्र, आपको जैसे जानते ही हैं कि मेरा काफ़ी बायस है हमारी पूरी रिसर्च टीम का पिछले 3 साल से फार्मा की तरफ, और हम हमेशा मौके ढूंढते रहते हैं उसमें फार्मा साइड पे
तो इस समय पीएमएस अभी काफी ओवरवेटेड है, हमारा ऑलमोस्ट 40% वेटेज है फार्मा स्टॉक्स में, जिसमें कि बड़े नाम भी हैं। हमारा मॉडल पोर्टफोलियो काफी पब्लिक डोमेन में रहता है, मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर उसमें दिवीज से लेके हमने सेनोरिस फार्मा ऐड किया था, फिर रिसेंटली साकार हेल्थ केयर ऐड किया जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और विंडलास फार्मा हमने रिसेंटली ऐड किया, और उसमें ही फार्मा में ही हम और नाम ढूंढ रहे हैं। फार्मा के साथ मैं कहूँगा जो एक स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल का जो एक कन्वर्जेंस है, वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्ले है, क्योंकि एनालिस्ट अभी इसको पॉजिटिवली इतना नहीं देख रहे हैं। तो उसमें शारदा क्रॉपकेम और धानुका एग्रीटेक ऐसी कंपनीज भी हैं जो फार्मा कंपनीज नहीं है, पर एक फिर भी एक केमिकल सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, और इस पे ही हमारा भी फोकस है वीरेंद्र। ओके, स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मर्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं अभय जी आप। अच्छा, ये बहुत दिनों बाद इटर्नल और स्विगी जैसे काउंटर्स में मूव देख पा रहे हैं सर। इस साल में अब तक तो हालांकि बहुत ज़्यादा करेक्शन देखी हमने दोनों ही काउंटर्स में। क्विक कॉमर्स में ये दोनों काउंटर्स, और आपका व्यू क्या लग रहा है सर आगे चलकर? क्या अब ये जो हमने प्रेशर देखा था वो अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए श्रेया, मेरा मानना है कि ये कंपनीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड को फिल कर रही हैं, तो इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही स्ट्रांग है, और दो ही कंपनीज हैं इस स्पेस में लार्जली, तो लीडरशिप भी एस्टैब्लिश हो गई है, और पूरा देश अब यूज्ड टू हो गया है क्विक कॉमर्स का, होम डिलीवरी का। एट द सेम टाइम आई थिंक अब इनको अपना वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए और यहाँ से वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए अब क्लियरली ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो एज्यूम कर रहे हैं कि इनका टॉप लाइन ग्रो करेगा 25 से 30% साल दर साल अगले 5-6 साल तक। तो अगर ये ग्रोथ आया तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स रिटर्न देंगे, पर मुझे लगता है कि जहां पे हैं ये अभी स्टॉक्स जिस वैल्यूएशन पे, मार्केट कैप पे, वो ऑलरेडी प्राइस इन कर रहे हैं काफी रिटर्न। तो इन्वेस्टर्स को सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि वो किस बेसिस पे इन स्टॉक से अब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि इनमें ज्यादा डाउनसाइड है फ्रैंकली, बिकॉज बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप है इनकी एक हाई ग्रोथ स्पेस में। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे और आपके पीएमएस की कुछ नई फाइंडिंग्स पे बातचीत आपने करी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी लेके आई है ऑलमोस्ट डे हाई, इट्स 24024। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट एट डे हाई 55,249। अनुज, किसी ने अगर आप थ्रेशहोल्ड के ऊपर भी लिया हो तो आज एटलीस्ट ये क्लोजिंग उसको कुछ दिखे जा रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे अप्रोच करें आज के इस क्लोज को, और कल के लिए व्यू क्या रहेगा अनुज? और कल एक बड़ा दिन है। मेरा व्यू बहुत सिंपल है। मेरा व्यू इसमें कोई मतलब इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी की कॉल लेकर जाएं। कई बार ना दिन आते हैं जिसमें आपको एक व्यू लेना होता है कि अब मार्केट एक बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार है। आप कहेंगे कि 2 दिन में ऑलरेडी हम 2000 पॉइंट तो चल चुके हैं बैंक निफ्टी में। बिल्कुल चल चुके हैं। 2 दिन में 2000 चले तो तीसरे दिन और 1000 क्यों नहीं चल सकते, या और 1500 पॉइंट क्यों नहीं चल सकते? अगर आपको नेकेड कॉल लेने से डर लगता है तो स्प्रेड बना ले, जैसे 55,500 56,000 का स्प्रेड कर लें। अगर आपको इस तरीके से अगर डर लगता है तो मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी में अभी इसी स्विंग में 1000-1500 पॉइंट की रैली बाकी है। कल सुबह अगर कच्चा तेल ये यहीं पे रहा 98-97, और अगर डॉलर रुपी में इस तरीके का ही नंबर रहा तो कल मुझे लग रहा है एक और गैप अप की पॉसिबिलिटी रहेगी। और बस शर्त यही रहेगी कि ट्रंप या ईरान कुछ नेगेटिव ना बोल दे। ये इसीलिए अग्रेसिव ट्रेडर के लिए वो, अगर वो रिस्क आप नहीं ले सकते तो ठीक है, फिर होप करेंगे कल आपको सुबह मार्केट एक ट्रेड दे दे। तो ये अप्रोच रहेगी आज कल के लिए। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है, कौन से 2 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे नूपुर? बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में आते हुए दिखे। यहीं पर खरीदारी देखने को मिल रही है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स, प्राइवेट और पब्लिक, सब तरफ आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। सरकारी और प्राइवेट बैंक शेयर्स जो है वो डीलर्स की रडार पर आते हुए दिखे, और पर्टिकुलरली बैंक ऑफ इंडिया हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। यहीं पर खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई दिखी है। साथ ही साथ यूनियन बैंक यहाँ पर भी हाई
वॉल्यूम के साथ खरीदारी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो पूरा बैंकिंग स्पेस आज फोकस में है, लेकिन पर्टिकुलरली बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ये दोनों स्टॉक है जो फोकस में आते हुए नजर आए। एक और स्टॉक आज फोकस में प्रीमियर एनर्जीज, जहाँ पे सुबह ब्लॉक डील हुई थी। ब्लॉक डील में जो खरीदारी करने वाले हैं वो हो सकता है कि एफआईआई की तरफ से बड़ी खरीदारी देखने को मिले। जो बड़ा नाम है एफआईआई का वो इस डील में शामिल होते हुए आपको नजर आ सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में, साथ ही साथ प्रीमियर एनर्जीज ब्लॉक डील के बाद ये भी फोकस में आते हुए दिखा है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और प्रीमियर एनर्जीज ये डीलर्स के रडार पर हैं। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। लेकिन हमारे पैनल के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो समझ लेते हैं। BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। शुरुआत बताइए मानस जी, ट्यूसडे के सेशन के लिए कौन सा काउंटर? देखिए BTST के लिए NMDC पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने वापस लो लेवल से रैली दिखाई है। स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस था 89.50 का, उसको ब्रेक किया है। तो अब NMDC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 90 रुपीज 55 पैसे के प्राइस चल रहे हैं, करेंट लोज पे खरीदारी करेंगे 89.50 के स्टॉप लॉस से। टारगेट आपको 94 रुपीज के सेट करने हैं, जो कि स्टॉक का पिछला हाई है। ओके, NMDC आपका बाय कॉल है। राजेश पालवे जी आपके कैरी करेंगे। वीरेन जी, यहाँ पे BHEL भेल पे फोकस है और जिस तरीके की एक कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को वापस कंफर्टेबली क्रॉस किया है। हमें लगता है सीरीज के आखिरी पड़ाव पे भी स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ही ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 432 435 के अपसाइड के टारगेट के लिए भेल फ्यूचर को बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउनसाइड स्टॉप लॉस होगा करीब 418 के आसपास। अमित जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? श्रेया जी, मैं आदित्य बिरला कैपिटल के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने रिसेंटली कंसोलिडेशन किया 10, 20, 50 डेमा पे आफ्टर द पुल बैक, और वापस यहाँ पे हम एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 359 का और टारगेट्स रहेंगे 373 रुपीज के। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल। अरुण, आपका ट्रेड? जी वीरेन जी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 860 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, 868 के आसपास है। एज ए BTST ट्रेड इसको लेके चल सकते हैं। 858 का स्टॉप लॉस लगाए, 891 तक के टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मोतीलाल, अरुण जी की पिक हो गई। सोमिल जी, ट्यूसडे के लिए कौन सा काउंटर? मैंने आज सुबह को LNT दिया था और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली लेके जाना चाहिए। एक अच्छे ब्रेकआउट में से निकला है, एक अच्छे कंसोलिडेशन में से कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है, 2040 पे सपोर्ट लिया है। आज बहुत अच्छा वॉल्यूम भी है। मेरा टारगेट वही रहेगा 4200 का। थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया है, 3950 पे स्टॉप लॉस कर दिया है। ओके, LNT आपका 4034 पे आपका कॉल है। पंकज, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरी नजरें जो है MFSL के फ्यूचर्स के ऊपर है। डबल राउंडेड बॉटम का एक क्लासिकल पैटर्न बनाकर एक ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर 1725-26 की रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 1715 रुपए का एक मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 1750 रुपए, 1760 रुपए तक आने का चांसेस है। मैक्स फाइनेंशियल, पंकज जी की पिक हो गई। हमारी चार्ट GPT में इसको शुमार किया गया था। 24,036 पर हम कर रहे कामकाज। डेज हाई पर निफ्टी, बैंक निफ्टी शानदार क्लोजिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले ब्रेथ समझ लेते हैं। वीरेंद्र जी, ब्रेथ तो काफ़ी अच्छी होगी आज के सेशन की। बिल्कुल श्रेया, देखिए टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द सीरीज हमने स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छा मूव देखा है। परसों भी अगर आप स्टैट्स में देखें, शुक्रवार के FIs के लॉन्ग थे, शॉर्ट कवर थे। आज जरा एक बार देखिए आप स्टैट्स को। वेल इन फेवर बुल्स, मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, लगभग 117 लॉन्ग, नहीं शॉर्ट कवर, 60 में लॉन्ग। तो टुवर्ड्स एंड ऑफ द सीरीज यहाँ पे जो भी शॉर्ट थे वो कवर होते हुए 9 में शॉर्ट मात्र और 28 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आते एक करके स्टैट्स देखते हैं लॉन्ग कहाँ पे था। इस क्रम में सबसे ऊपर जो अगर आप देखें बास्केट आज नजर आई वो थी ऑटो और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। आयशर मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, कैनरा बैंक, BPCL, IOC, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग क्रिएट हुआ और PSU बैंक्स में लॉन्ग क्रिएट हुआ सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन। अदानी पावर यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग में भी नाम इनका ऊपर है। गेल, यूनियन बैंक, बैंक्स एक बार फिर यहीं पर शॉर्ट कवरिंग में। बैंक ऑफ इंडिया, वो जितनी लोडिंग हुई थी इस वॉर में, वॉर जोन में, वो कवर होती हुई। बाकी शॉर्ट बिल्डअप। FSN आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्लस्टर से कोलैप्स हुआ
ONGC ये लाजमी था कि क्रूड जब आज एक बार फिर से नरमी पकड़ेगा तो ये बैकफुट पे आएगा। बाकी गोदरेज कंज्यूमर, डाबर बैकफुट पे रहे, पेटीएम बैकफुट पे रहा, शॉर्ट बिल्डअप हुआ और लास्ट जो स्लाइड है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग है, सिमेंस आज कोलैप्स हुआ। नंबर से ठीक पहले ऑल इंडिया, इन्फो एज, पेज इंडस्ट्रीज और कोलगेट। FMCG बास्केट जो थी वो कमज़ोर नजर आई। एक बार टुवर्ड्स क्लोज एक स्टॉक लेके आई है, बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और आप यकीन मानिए एक एज पे है और मैं अमूमन रिवर्सल ट्रेड्स को पकड़ने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। एक बार अरुण देखिएगा चोला को 1857 एक एज पे है। आज की हायर शेडो 3 एवरेजेस को इंक्लूड करती है, 100 और मेरे ख्याल से 50। आपका व्यू क्या है इस पे? देखिए वीरेंद्र जी, चोला इन्वेस्ट को मैंने भी शॉर्ट लिस्ट किया था। चोला इवन PNB हाउसिंग, तो PNB हाउसिंग मैंने एज अ पोजिशनल ट्रेड दिया है। चोला इन्वेस्ट का भी चार्ट काफी मजबूत है। इसका टारगेट 1621 के आसपास है, एक मेजर मूविंग एवरेज 1620 के आसपास नजर आ रहा है, तो एक फॉलोअप ट्रेड जरूर आ सकता है। लॉन्ग पोजीशन अगर बनाते हैं तो 1578 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1621 तक के टारगेट है। ओवरऑल NBFC स्पेस में मोमेंटम है वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है 1620 तक स्टॉक जाना चाहिए। चोला इन्वेस्ट अच्छा लग रहा है, 3.5% अप है आज के सेशन में। यहाँ पे भी तेजी फाइनेंशियल स्पेस फोकस में। अच्छा, IT पैक के कुछ चुनिंदा काउंटर्स ने अच्छा किया है। विप्रो का तो जिक्र किया था, वायदा का इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ था, लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल लेकर आई है लगभग 0.2% की तेजी। यहाँ पर पूरा मिड कैप IT स्पेस कोफोर्ज शरद जी ने सुझाया था, वहाँ पर तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन परसिस्टेंट भी आपको दिखेगा 1.5% अप और एम्फेसिस यहाँ पर भी 1% से ज्यादा की तेजी आपको नजर आएगी। सोमिल जी, मिड कैप IT स्पेस से OFS, परसिस्टेंट या एम्फेसिस, कौन सा काउंटर ज्यादा अच्छा लग रहा है? परसिस्टेंट मैंने अपने लिस्ट में एक निकाल के ही रखा था फॉर द नेक्स्ट पिक। परसिस्टेंट मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अराउंड 4600 के आसपास सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। अब यहाँ से इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स फिर से कंसोलिडेशन हुआ है और इस समय 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के अब तक ब्रेकआउट्स मिले नहीं है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 5400 और नीचे में एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं फ्राइडे के लो का, विच इज वेरी क्लोज टू 20 डेली मूविंग एवरेज एज वेल। तो स्टॉप लॉस रखेंगे 4900 पर। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप IT में थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड। 54 अंकों पर निफ्टी IT है, बट निफ्टी IT मोर और लेस अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेज के आसपास प्लेस्ड है। परसिस्टेंट का जिक्र हो गया यहाँ पे और एक बार लेके आइए आप और कुछ काउंटर्स। UPL जिसने एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप दिखा। इनफैक्ट अगर आप SRF को भी देखें, आज जब मैं स्काईक्रैम के लिए आके बैठा ही था और उस वक्त SRF UPL दोनों मूव आ रहा था। इनफैक्ट SRF इज लुकिंग मोर प्रॉमिसिंग। आई मीन ये बड़े एवरेज को बाइसेक्ट कर चुका है। आपकी रीडिंग क्या कहती है मानस, अगर आपको इन दोनों में से एक पिक करना हो? UPL SRF बेस दोनों में ही है, बट बेस के ऊपर इजेक्ट कर चुका है SRF। आपका टेक क्या है इस पर? तो देखिए, दोनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। अगर SRF पिक करना हो तो मैं बेहतर समझूंगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड ले लें। जून मंथ का जो 2700 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब मेरे ख्याल से मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। 2700 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको 89 रुपीज के नीचे लगाना है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन ऊपर की तरफ 125 से 130 तक के प्राइस ये ऑप्शन दिखा सकता है। ओके, यहाँ पे SRF का जिक्र हो गया और वोल्टास चल के राजी नहीं। श्रेया दिल्ली आ रखी हैं और श्रेया मजा आया आज दिल्ली का तापमान? दिल्ली का तापमान बहुत ज़्यादा है सर, लेकिन मुंबई में मैं मुंबई की गर्मी को डिस्क्राइब करूंगी प्रेशर कुकर के अंदर और दिल्ली का तापमान वॉल्केनो के अंदर। तो हाँ, गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब मैंने वो पिक्चर खींची सर ऑफिस के बाहर के विंडो से और मैंने गाना उसमें लगाया, शहर का मौसम सुहाना लगे, तो मेरे जो दर्शक है CNBC आवाज़ के वो लिख रहे कौन सा सुहाना है मौसम मैडम। लेकिन हाँ, नज़ारा अच्छा था सर। नज़ारा अच्छा है, बट ये है कि अगर आपने ये नज़ारा लगभग मेरे ख्याल से मिड अप्रैल में देखा होता तो आपको और अच्छा लगता। उस वक्त बारिशें हो रही थी बार बार, 5 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद एक बार बारिश आती थी, तो वेदर क्लीन था, टेम्परेचर लोअर ट्रैजेक्टरीज में था। बट अब क्या देखिए, ये है ना, गर्मी भी पड़ेगी, गर्मी भी पड़ना ये तो लाजमी है। मई का आखिरी है, बस लेट्स सी बारिश की बूंदें कब दोबारा शुरू होती हैं। पर आपने कहा हाँ सही, आपने मुंबई की गर्मी को प्रेशर कुकर कहा एंड दिल्ली इज वॉल्केनो।
दैट्स ग्रेट। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एक क्लोज अच्छी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यूपीएल को देख रहा था बार बार मेरे स्क्रीन पर, वाकई अगर आप देखें अच्छा मूव दे रहा है। और राजेश पालवे जी, अगर मैं अपनी उस ओआई समरी को देखूँ ना तो बहुत सारे खेमे हैं इसमें। इसमें है बैंक्स, इसमें है पीएसयू बैंक्स, इसमें है केमिकल, बट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एक ऑटो और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में। ये मोमेंटम बहुत शार्प है। अगर आपको जून के लिए एक आउटलुक फ्रेम करना हो कि इन दो स्टॉक्स को लेके चलिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, वो कौन कौन से होंगे? तो डेफिनेटली पहला स्टॉक तो वीरेंद्र जी अडानी पावर ही होगा। ये स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट थ्रू आउट द सीरीज ही देखने को मिला है। और जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर भी बने हैं, यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम एक्सटेंड होगा और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट बन सकता है करीब 245 250 की तरफ। ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा अपनी तेजी, ऐसा हमें यहाँ से देखने को लगता है। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह ऑन द डाउन साइड, स्टॉप लॉस होगा करीब 230 के आसपास। और दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो अडानी एनर्जी। ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला और वीकली चार्ट पे अब ये 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि 1460 1480 की तरफ ये स्टॉक का मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह, ऑन द डाउन साइड 1370 स्टॉप लॉस होंगे। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी पावर सभी पसंद आ रहा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में गजब की तेजी है। वायदा के गेनर्स में देखें तो 4 स्टॉक्स अदानी के हैं, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन। अच्छी तेजी इस पूरे स्पेस में स्टॉक्स में। इनफैक्ट अच्छा, वॉल्डास का जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र जी, मेरी नज़र एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर जा रही थी। एक बार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स रखिएगा स्क्रीन पर। नतीजे काफ़ी ख़राब थे और स्टॉक टूटा था और हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो आज 3% अप नज़र आएगा। और ब्रोकरेजेस की जो राय है, नोमरा की रिपोर्ट देख रहे थे मैं, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट इनफैक्ट ख़राब नतीजों के बावजूद आई है। क्या दिख रहा है ऐसा? लेकिन चार्ट्स पर क्या जैसे नोमरा को कन्विक्शन बन रहा है, क्या वो चार्ट्स पे नज़र आ रहा है? एक बार पंकज जी आप देखिएगा चार्ट्स। क्या लगता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस तरीके से नंबर्स खराब आए फिर टूटा और आज का मूव लेने लायक है या फिर अभी इसको अवॉइड करेंगे? श्रेया जी, डेफिनेटली स्टॉक को अवॉइड ही करना होगा। काफी ऊपरी लेवल से गिरावट देखने मिली, ये एक थोड़ी सी रिलीफ रैली यहाँ पर समझ सकते हैं आप। और ये काउंटर को मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, परसों जब अनु सर बात कर रहे थे कि ओएफएस को लेकर इसकी जो पूरी विश्लेषण करी थी, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ उसके साथ में। और मुझे लगता है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिलहाल बाइंग नहीं आजमानी चाहिए। ओके, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल एज ऑफ नाउ बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। खैर, निफ्टी टिक बाय टिक चार्ट में हम ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी तक क्लोजिंग में हमने एक थीम की बात शायद थोड़ी सी अगर आप देखिए मिस कर दी, और वो है कैपिटल मार्केट थीम। लुक एट कैपिटल मार्केट थीम। एंड आज एचडीएफसी, एएमसी और सुबह सुबह एंजल मेरे ख्याल से सब अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में गुजरे हैं। पॉसिबली द लास्ट वन स्वामिल, अगर आपको कैरी करना हो एक ट्रेड, है ना, एक ट्रेड फ्रॉम एंटायर कैपिटल मार्केट बास्केट, आप क्या कैरी करेंगे? I would still carry MCX and BSE. मुझे लगता है कि अभी भी वो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में है और BSE मुझे बहुत ही पसंद है। BSE अपने 10 डेली मूविंग एवरेज को पकड़ के ही ऊपर की तरफ चल रहा है। इन द लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में एक छोटा सा कंसोलिडेशन फिर से आज ब्रेकआउट मिला है। सो BSE में एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 4148 पर, और ऊपर में मुझे लगता है अभी भी बहुत जगह है। 4500 4600 तक जा सकता है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ही खुलेगा। तो BSE वुड बी माय पिक। BSE आज का हमारा चार्ट जीपीटी भी शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2.5% अप है फिनेंशियल और साथ ही कैपिटल मार्केट स्पेस में इसकी गिनती, और अच्छा मूव यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आयशर मोटर्स तो आज हीरो ऑफ द डे ही रहा। 6% की तेजी के साथ, गजब के मूव के साथ आज क्लोज होने की तैयारी नतीजों के बाद, और इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद यहाँ पर ये मूव्स मिले हैं। बैंक्स ने आज महफिल लूटी, जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ने आज दमखम दिखाया है। काफ़ी परेशान करने के बाद आज ये रौनक देखने को मिली है। ये अच्छी चीज़ थी। हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी रही।
लेकिन जहां पर थोड़ा प्रेशर था या फिर यूं कहे जिसने निराश किया आज एफएमसीजी पैक, कोलगेट के नतीजे इतने बुरे नहीं थे लेकिन स्ट्रीट ने इसको पनिश किया है। हालांकि ब्रोकरेजेस काफ़ी डिवाइडेड थे बाय द वे कोलगेट को लेकर। 2.5-3% की गिरावट के साथ एफएमसीजी पैक में ये कोलगेट लूजर्स बना हुआ और ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास से अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। वीबीएल टूटा, लेकिन कल परसों के उस खबर के बाद जो टेन्योर बढ़ा था एग्रीमेंट का, उसके बाद हमने चढ़ता हुआ देखा था लेकिन मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। इसके बाद आप देखिए नेस्ले, एचयूएल, मैरिको हालांकि ऊपरी स्रोत से ठीक ठाक रिकवर होकर क्लोज होने की तैयारी कर रही है। और इनफैक्ट अरुण जी से सुबह चर्चा भी हो रही थी कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। उस वक्त तो 1.5-2% डाउन था मैरिको, लेकिन अब देखिए निचले स्रोत से रिकवर होकर ऑलमोस्ट इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी। तो एफएमसीजी ने थोड़ा निराश किया और जहाँ पर और अच्छे मूव्स थे फार्मा काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं। वर्क हार्ड फार्मा नतीजों के बाद यहाँ पर अच्छा मूव। ग्लेनमार्क फार्मा, जाइडस, ग्लेनमार्क एक बार फिर से रखिए। ग्लेनमार्क पर एक आखिरी पॉसिबल चार्ट चेक, फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और ये बता दीजिए राजेश जी, आप ग्लेनमार्क फार्मा इसने आउट परफॉर्म किया है, क्या लगता है 23-38 के लेवल पर? आई थिंक देखिए श्रेया जी, यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक डिप देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। वीकली चार्ट पे देखें तो अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल कर रहा है और अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया से ही पुल बैक बनाया, 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। हमें लगता है 2350 का लेवल इसमें जैसे ही क्रॉस होगा कैश सेगमेंट में, तो यहाँ पे एक अच्छा अप मूव टुवर्ड्स 2450, 2480 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2290 का। 2290 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग आप बने रह सकते हैं। 2450 से बस थोड़ा सा चुक गए, ऑलमोस्ट हम 2448-50 ही मान लें कैश को, जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है निफ्टी, बैंक निफ्टी की। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, हमने बात की थी 55,300 के ऊपर की क्लोजिंग ना सर, और 55,300 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग शानदार है निफ्टी की कंपैरिजन में भी, तो शानदार क्लोजिंग। बिल्कुल शानदार क्लोजिंग शेयर। और जैसे कि अनुज भी बात कर रहे थे कि ये नो ब्रेनर था। आई मीन क्रूड जब रिट्रेस होगा वो तब का पीएसयू बैंक्स जो कि काफ़ी शॉर्ट होल्ड करके बैठे थे, तो बस अगर आप देखें सीरीज के एंड में वो कवरिंग आएगी 55,390। दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग क्लोज अबाउट 50 डेमा निफ्टी का आएगा, निफ्टी बैंक का माफ़ कीजिएगा, और ये होगा 22 अप्रैल के बाद पहली बार। और निफ्टी के लिए 24,050 का मतलब सिंपली इसका मतलब ये है कि ये भी 50 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है और ये क्लोज आएगा 7 मई के बाद पहली बार। यानी दोनों इंडेक्सेस शुक्रवार को दोनों ही इंडेक्सेस 10 डेमा के ऊपर क्लोज हुए थे, दोनों ही इंडेक्सेस आज 50 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। बीच में 20 का अगर आप देखें स्किप रहा आज। बाकी अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें वेल इन फेवर ऑफ बुल्स, 2180 एडवांसेस। मिड कैप्स शानदार मूव 1%, स्मॉल कैप शानदार मूव 1.5%। और आप देखेंगे कि अगर आप पैमाइश करें अप्रैल, मई और इनफैक्ट मार्च, मिड कैप स्मॉल कैप के शानदार प्रदर्शन आज के इन गेन्स को अगर आप जोड़ दे तो बैकफुट पे एफएमसीजी बास्केट थी। इंडिया विक्स स्लाइड हुआ टुवर्ड्स 1640, वेरी गुड, नाइस। इंडिया विक्स बाजार का फियर, बाजार का जो है ना स्केप्टिकल मोड में रहता था बाजार, वो थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ। बाकी अगर आप देखिए कैपिटल मार्केट थीम, पीएसयू बैंक्स, डिफेंस सब चला आज। एनर्जी स्पेस 1%, कैपिटल गुड्स अगर आप देखें अच्छा मूव देखे गए। और सबसे सुपर स्विंग रहा लास्ट में निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल 2.25% और पीएसयू बैंक्स। कुछ ऐसी ही थीम जब आप भाव को अपील करते हैं शुक्रवार को। मार्केट शट, निफ्टी शट 24,050। लीजिए श्रेया की मन मांगी मुराद पूरी हो गई और ठीक 24,050 पे क्लोज आया, शानदार। और निफ्टी बैंक का 55,370 पे टिक बाई टिक चार्ट्स में इंडेक्सेस दोनों 330 पर डे हाई पर खड़े थे। वही बात कल है मंगलवार, और एक बड़ा इवेंट सीएनबीसी आवाज का और एक बड़ा इवेंट बाजार का, और वो है मई की एक्सपायरी। एक्सपायरी का दिन है सर, बस ऐसे ही मूव हर दिन दीदार हो जाए, ऐसे ही मूव्स के तो मजाज है मार्केट में। हमारा भी मन लगा था सर बाकी मार्केट में। महाचर्चा जहाँ जरा वो एक बार प्लीज लिखा है टी स्प्लिट महाचर्चा महामंच एक विजन। और कल 10:30 पर ये पूरी तरीके से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन लॉग इन आप कर लीजिएगा 10 बजे। और ये बड़ा समारोह कल सीएनबीसी आवाज़ का, जुड़िएगा जरूर हमारे साथ। इस पूरे सुसज्जित बड़े इंडस्ट्री लीडर्स, मार्केट वेटरन सबसे होगी बातचीत आगे के रोड मैप पर, है ना? बिल्कुल।
तो कल मुलाकात होगी फिर से, एक तो इस इवेंट में, साथ ही मार्केट के सभी समीकरण को लेकर फिर जुड़ेंगे सुबह कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। 2047 तक विकसित भारत टारगेट सेट है, पर क्या है रोड मैप? माइक्रो से मैक्रो लेवल पर और क्या सुधार करने होंगे? एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए कौन से माइलस्टोन्स हासिल करने होंगे जरूरी? आने वाले 21 सालों में कैसे पूरा होगा ये मेगा विजन? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे इंडिया के टॉप इंडस्ट्री लीडर CNBC आवाज के महामंच भारत इकोनॉमिक संवाद में, और तैयार करेंगे विकसित भारत का ब्लूप्रिंट। एक मंच, एक विजन फॉर विकसित भारत 2047। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद सिर्फ CNBC आवाज पर।